पुलिस व प्रशासन पूरी तरह फेल। लखनऊ के राजकीय पॉलिटेक्निक मतगणना केंद्र पर उमड़ी भीड़। पुलिस व प्रशासन पूरी तरह से फेल। गोसाईगंज लखनऊ मतगणना स्थल पर उमड़ी भीड़। लखनऊ राजकीय पॉलिटेक्निक पर उमड़ी है भीड़। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ के राजकीय पॉलिटेक्निक, जहां पर मतगणना चल रही है पंचायत चुनाव की, और क्या ही प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। लगातार एक तरफ चुनाव आयोग ये बात करता है कि पूरे कोविड प्रोटोकॉल का और एक और खबर आपको बता रहे हैं बिजनौर से, जहां मतगणना के नाम पर उड़ाई जा रही हैं सोशल मीडिया खबर आपको बता रही हैं। जिस तरह से लगातार बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं इस चुनाव को लेकर, लाख बातें हुई हों, लेकिन अब जो सच है वो सामने आ रहा है। मतगणना की अगर बात कर ली जाए, कल निगेटिव रिपोर्ट लेने के लिए जो जनसैलाब उमड़ा, और आज मतगणना स्थल पर जारी है पंचायत चुनाव की मतगणना, और उसी के साथ जारी है कोविड की धज्जियां उड़ना। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें देख लीजिए एक बार, ये तस्वीरें हैं। बड़ी बातें प्रशासन कर रहा है, पुलिस वहां खड़ी है, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं है कि इतनी भीड़ क्यों हो रही है। तमाम बातें कही जाती हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की बड़ी खबर आपको बिजनौर से बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ उन्नाव से विशेष संवाददाता अरुण अवस्थी जुड़े हुए हैं, सीतापुर से अबरार अली जुड़े हुए हैं, और रायबरेली से मनीष अवस्थी जुड़े हुए हैं। हम लोग अरुण अवस्थी आपके पास आएंगे। अरुण, जिस तरह से लगातार बड़ी बातें कर रहा था चुनाव आयोग, बड़ी बातें कर रहे थे जिला प्रशासन, और ये सब तस्वीरें सामने आ रही हैं बिजनौर, लखनऊ, बुलंदशहर, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, वहां से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बिल्कुल, जिस तरीके की जिला प्रशासन तैयारी कर रहा था, बैठकें कर रहा था और दावे कर रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन कराया जाएगा, कोरोना गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा। निश्चित रूप से जो 16 विकास खंड है जहां पे मतगणना केंद्र बनाए गए, जहां पे काउंटिंग चल रही है, वहां सुबह सुबह पहली बार कोविड-19 गाइडलाइन और सोशल डिस्टेंसिंग उस समय वो धज्जियां उड़ी जब एंट्री दी जा रही थी। प्रत्याशी जो थे, जो काउंटिंग कराने के लिए अंदर जा रहे थे, काउंटिंग स्थल पे जा रहे थे, उस समय जो लाइन लगवाई जा रही थी, उस लाइन में ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही थी। लोगों को इतनी कम दूरी थी, तो जो 2 गज दूरी की बात की जाती थी कि 2 गज की दूरी का पालन कराया जाएगा, वो 2 गज की दूरी का पालन कतई नहीं हुआ, और इसी जगह पहली बार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। हाँ, जो प्रशासन के दूसरा दावा था कि कोविड गाइडलाइन देखा जाएगा, लोगों के कोविड रिपोर्ट चेक की जाएगी, इस तरीके की चेकिंग की व्यवस्था भी नहीं नजर आई। हाँ, अगर कुछ नजर आया तो प्रशासन की तरफ से जो फोर्स लगाया गया, सुरक्षा बल लगाया गया है, वो निश्चित रूप से थोड़ा सा कड़क था, लेकिन जब एंट्री दी जा रही थी उस समय वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। ये जरूर है कि काउंटिंग चालू हो गई है। 15,265 जो पद हैं, जिसमें जिला पंचायत सदस्य के 51 पद हैं, सदस्य ग्राम पंचायत के पद हैं, बीडीसी के पद हैं, प्रधान के पद हैं, इनके लिए मतगणना चालू हो चुकी है। 26,127 प्रत्याशियों का जो भाग्य था, जो मतपेटियों में बंद था, वो खुलना शुरू हो गया है। अब जो परिणाम है वो कई ऐसे धुरंधर हैं जो सत्ता पद से जुड़े हुए लोग हैं, उनके भविष्य तय करने वाला है। जी बिल्कुल, जिस तरह से भविष्य तय करने वाला है, लेकिन ये तो कोरोना जिसको हम लोग रोकने की बात कर रहे थे, जो शहर तक सीमित था पिछली लहर में, इस लहर में वो गांव का रुख कर चुका है सिर्फ इस पंचायत चुनाव की वजह से। सीतापुर से अबरार अली जुड़े हुए हैं। अबरार, लगातार कोरोना की चेन को तोड़ने की बात कही जा रही थी, लेकिन तस्वीरें कुछ और बयां करती हैं। ऐसे ये चेन कैसे टूटेगी? मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी प्रत्याशी जीते हारे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो जो जीत के बाद और जीत से पहले और चुनाव के बीच में जो कोरोना बटा है,
और जो गांव में कोरोना हो गया है, पूरा कोरोनामय हो गया है गांव का माहौल, जहां पर लोग अभी भी कोरोना को हल्की बीमारी समझ रहे हैं। टीका लगवाने जाते हैं तो कहते हैं आपके टीके से तो लोग मर रहे हैं। आरटीपीसीआर के जांच के बारे में उनको नहीं पता है। आरटीपीसीआर जांच की रिपोर्ट 8-8 दिन में आ रही है। मैंने स्वयं की जांच अभी तक नहीं आई, सिर्फ टेस्ट कराने के लिए कि आप आरटीपीसीआर दे कब रहे हैं, वो नहीं दे पा रहे हैं। लगातार प्रशासन पूरी तरह से फेल हुआ है और इस पूरे कोरोना काल को जिस तरह से चुनावीकरण करके गांव का रुख कराया गया, इसका पूरा जिम्मेदार जिला प्रशासन और चुनाव आयोग है। अबरार जी सीतापुर में अगर बताना चाहें तो लगातार कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अगर कोरोना जो है जांच की बात की जाए तो लगातार कल से ही जो गाइडलाइन जारी हुई थी कि जो बगैर कोरोना जांच के अंदर नहीं एंट्री दी जाएगी, उसके बावजूद वहां जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर लंबी लाइन लग गई और वहां पर भीड़ उमड़ी थी, इसलिए क्योंकि उनको जांच करानी थी। लेकिन उसमें जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पूरा कोई भी पालन नहीं किया गया, पूरी तरीके से उसकी धज्जियां उड़ाई गई। लेकिन जो गांव के लोग हैं, जो अभी तक शहर में तक सीमित था, लेकिन अब जो है ये गांव तक पहुंच चुका है। लेकिन गांव के लोगों को शायद इतनी जानकारी नहीं है कि उनको क्या करना चाहिए। ये हल्की बीमारी समझ रहे हैं, जिसके चलते ये कोरोना का जो बीमारी है, महामारी लगातार गांव तक फैल चुकी है। तो इसमें जिला प्रशासन लगातार दावे तो जरूर कर रहा था कि यह कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही इसका मतगणना कराई जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी जो आज तस्वीरें सामने आई है वहां पर बिल्कुल ऐसे तस्वीरें नहीं आई है। जो कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही पूरी तरीके से। और अगर 2 गज की दूरी की बात की जाए तो 2 इंच की दूरी नहीं थी लोगों में। तो अब पुलिस प्रशासन भी वहां पर मौजूद था, सभी प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे, सभी लोगों को लाइन लगाया जा रहा था, लेकिन उसमें इतने सटा के लगाए जा रहे थे, अगर एक भी व्यक्ति वहां पर संक्रमित होता है तो पूरे गांव के लोगों को इसके चपेट में आएगा। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है और जो सरकार जो कोशिश कर रही थी कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही मतगणना कराई जाएगी, लेकिन इसकी पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रही है। जी बिल्कुल नाकाम तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है। ये पूरी तरह से नाकारी है। और सिर्फ चीजों को बताने के लिए कि भीड़ ज्यादा हो गई तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था, क्या कर रहा है, ये डीएम एसएसपी क्या कर रहे हैं और चुनाव आयोग के लोग क्या कर रहे हैं। अगर इसी तरह से भीड़ इकट्ठा करनी है, अगर ऐसे भीड़ इकट्ठा करते रहेंगे तो आप इसमें जो है जो यहाँ प्रशासनिक लोग लगे थे उन। ठीक है मनीष, आपको रोकना चाहेंगे अबरार, यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को लेकर ऑक्सीजन के बारे में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां हमारे समाज में फैली हुई हैं। व्यक्ति जो कोविड पॉजिटिव हैं वो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स को संग्रह करके रखना चाहते हैं कि अगर फ्यूचर में ज़रूरत हुई तो इसका काम में आएगी। ऐसा करना बहुत ही गलत है। कोविड बीमारी में 99% ऑफ द टाइम डिजीज़ माइल्ड होती है और सारे 99% पेशेंट जो हैं रिकवर कर जाते हैं। 1% ही ऐसे पेशेंट हैं जिसमें डिजीज सीवियरिटी बढ़ती है और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और ये ऑक्सीजन की ज़रूरत जो है, जब ऑक्सीजन सैचुरेशन का कट ऑफ 94% से नीचे हो जाता है तब ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत पड़ती है। जब तक हमारा अस्पताल में एडमिशन नहीं होता है हम अपना ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा सकते हैं। अगर हम प्रोन लेट जाते हैं यानी कि पेट के बल लेट जाते हैं और सांस लेते हैं गहरी गहरी, तो ऐसे में ऑक्सीजन का स्तर 3 से 4% बढ़ जाता है और जितनी बार आप ऐसी प्रक्रिया करते हैं वो यूजफुल होती है। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम लोग बात कर रहे थे किस तरह से मतगणना स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग की, कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये तस्वीरें बयां करती हैं कि लोगों को कोविड प्रोटोकॉल से ज्यादा
कोरोना के डर से ज्यादा अपने प्रत्याशी के जीत की चिंता है। यह बता रहा है कि इसके बाद स्थिति भयावह होगी। ये मतगणना कोरोना बांट रही है, ये तस्वीरें बता रही हैं और ये सारे खोखले वादे दिखा रही है जो चुनाव आयोग ने हर जगह किए हैं। बड़े बड़े कमरों में बैठकर एसी चालू करके जो वादे किए जाते हैं उनकी धरातल पे तस्वीरें ये सच्चाई बता रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं, हमारे साथ उन्नाव से विशेष संवाददाता अरुण अवस्थी जुड़े हुए हैं, मनीष अवस्थी रायबरेली से जुड़े हैं, अबरार अली सीतापुर से। मनीष, आपके पास आएंगे। लगातार कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस तरह से बातें हुई थी, जिला प्रशासन ने पूरा आश्वस्त किया था लोगों को कि प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग होगी, फोटो खिंचाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग हो जाती है, लेकिन अब जहां पर मतगणना स्थल है वहां की तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। जी बिल्कुल, बता दूं कि जैसे देश में पूरे विश्व में इस कोरोना महामारी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है, जहां लोग ट्राई कर रहे हैं, वही अगर चुनाव की बात करें तो चुनाव आयोग ने ही चुनाव का जो निर्णय कराने का निर्णय ले लिया है। उसके बाद अगर हम रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में भी चुनाव पूरे चरम पर है। और अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना से भी रायबरेली में लगातार जाने जा रही है, जिससे यहाँ के लोग एक तरीके से भयावह हो चुके हैं। लेकिन वही अगर मतगणना की बात करें तो आज मतगणना शुरू हो गई है, वो भी सुबह 8 बजे से शुरू हो गई। अभी हाल ही में मैंने कल जो है के न्यूज ने एक सोशल डिस्टेंसिंग की खबर दिखाई थी, जो कि कोविड टेस्टिंग के लिए लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे थे और वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग की इस तरह से धज्जियां उड़ाई गई थी। उसी तरह अगर आज मतगणना केंद्र की बात करें तो मतदाता केंद्र पर भी लोग जो है जागरूक नहीं है। उनको जागरूक होना चाहिए कि वहां पे इस तरह की महामारी के बीच जिस तरह से लोग लाइन लगा के खड़े हैं, जिस तरह प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही, जो शासन प्रशासन तो सचेत कर ही रहा, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। लेकिन यहाँ कहीं भी इस चीज का कोई भी जो लोग हैं यहाँ जागरूक ना होके जो है यहाँ पूरे तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग और जो लोग हैं यहाँ वो इसका पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इससे ये साफ जाहिर होता है कि प्रशासन, जो रायबरेली का प्रशासन है, जो यहाँ के नोडल अधिकारी हैं, जो चुनाव के अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं नोडल अधिकारी, चुनाव अधिकारी सिर्फ कागजी में है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं करते हैं। इनके पास अगर इतनी सी भी थोड़ी रहा हो तो ये आए ना वापस, ये सिर्फ बातें करके चले गए। इन्होंने बिल्कुल मौत के कुएं में ढकेल दिया है लोगों को, मौत का बीमारी के कुएं में ढकेल दिया लोगों को। इन्होंने कह दिया आप जाइए, लगाइए लाइन, निगेटिव रिपोर्ट लेके आइए। निगेटिव रिपोर्ट लेने के चक्कर में लोग पॉजिटिव हो जाएंगे। और कौन सी रिपोर्ट मांग रहे हैं आप? कौन से शहर में एंटीजन टेस्ट हो रहा है? खामखा की बात चुनाव आयोग एक डेली नया सफूका दे देता है, कोई मतलब नहीं जिन चीजों का। अरुण जी, उन्नाव में 300 से ऊपर डेली पॉजिटिव केस निकल रहे हैं। मतगणना स्थल पर अगर आप जाएं तो आप देख लीजिए वहां की हालत क्या है। और कल जब रिपोर्ट मांगी गई थी इन सब चीजों की कि जो निगेटिव होगा उसी को एंट्री मिलेगी, तो एक शहर में इतने सारे निगेटिव हो गए, मतलब वहां कोरोना के केस ही नहीं है। तरीके की व्यवस्था है प्रशासन की, उससे कतई नहीं लगता है कि प्रशासन कोविड के प्रति सतर्क है। निश्चित रूप से मान लीजिए कि चाहे वो आरटी-पीसीआर जांच की बात हो तो 11 बजे से 3 बजे तक जिला अस्पताल में उसके लिए लाइन लगती है जांच के लिए। अगर आज की बात करें, जैसा प्रशासन कह रहा था कि कोर्ट के आदेश के क्रम में किसी भी तरीके का कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी, लेकिन ढिलाई हो रही है। अगर बात करें कि कोविड प्रोटोकॉल की, तो हर मतगणना केंद्र पे सुबह लाइन लगवाई गई। लाइन लगने के बाद में ही प्रत्याशी और उनके एजेंट अंदर जा पाए। इन स्थितियों में हम कैसे मान पाएंगे कि प्रशासन सतर्क है और प्रशासन चाहता है कोविड प्रोटोकॉल का पालन? मुझे तो नहीं लग रहा कोविड प्रोटोकॉल का पालन कहीं भी हो रहा होगा। उन्नाव की ही बात कर लें तो अधिकांश मतगणना केंद्रों की मेरे पास तस्वीरें आई, मेरे पास वीडियो आए हैं और उनको देखने बिल्कुल कहीं ना कहीं वो वीडियो और फोटो ही सच्चाई बताते हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और अबरार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें ज्यादा जरूरी हैं चुनाव के रिजल्ट से। ये तस्वीरें बता रही हैं कि चुनाव आयोग ने कह दिया है कि मतगणना स्थल कोरोना फ्री है, वहां पर कोरोना नहीं होता। अब बात कोरोना की चली रही तो आपको एक और बात बता दें। एक तरफ सरकार होम आइसोलेशन में संक्रमित मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने का वादा कर रही है और तमाम बातें कर रही है, वहीं दूसरी ओर राजधानी लखनऊ की एक ही घटना ने सरकारी दावों की पोल खोल दी है। लखनऊ के कृष्णा नगर की एलडीए कॉलोनी में आइसोलेशन में रह रहे अरविंद गोयल और उनके बेटे आशीष गोयल की मौत हो गई है।
हद तो तब हो गई कि दिव्यांग पत्नी 4 दिन तक बेटे व पति के शवों के साथ पड़ी रही। इसके बाद पड़ोसियों को जब मकान से दुर्गंध आने लगी तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने बदहवास दिव्यांग वृद्धा को अस्पताल भेजा। दूसरी घटना भी लखनऊ के कृष्णानगर इलाके की है, जिसमें कृष्णानगर के D1 में आइसोलेशन में रह रहे विवेक शर्मा, जिनकी उम्र 35 वर्ष बताई जा रही है, उनका शव मिला। विवेक कोरोना से संक्रमित थे और अपने घर में आइसोलेट थे। घर में दुर्गंध आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया और दोनों भयावह खबरों से सरकार के उस दावे की पोल खुल गई जिसमें दूरगामी बजा रही है और 16 करोड़ परिवारों तक हम दवाई इत्यादि भिजवा रहे हैं। डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, डेली बड़ी बड़ी बातें करके ये बताना कि दवाई दी जा रही। होम आइसोलेशन में जो लोग हैं वो बहुत स्वस्थ हैं और 4 दिन में जब लोगों को बदबू आती है उस घर से तब पता चलता है। घर के दरवाजे तोड़कर लाशों को निकाला जा रहा है। इस मौत का जिम्मेदार कौन है? इस मौत का जिम्मेदार कौन है जो ये करने पे मजबूर हो गए? लोगों को आइसोलेशन में बड़ी उम्मीद के साथ भेजा गया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता उमेश मिश्रा लखनऊ से जुड़े हैं। उमेश, सारी बातों की पोल खोल के रख दी है। जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तमाम चीजें होती हैं कि होम आइसोलेशन में इतने लोग स्वस्थ हो गए, उनमें स्वस्थ तो नहीं हुए, इन लोगों की जान चली गई। बिल्कुल, जिस तरह से होम आइसोलेशन में दिव्यांग बेटे समेत पत्नी अस्पताल में है, लेकिन बेटे और पिता की मृत्यु हो गई है और ये बड़ी दुखद घटना है, हृदय विदारक करने वाली घटना है कि आप देखिए होम आइसोलेशन में ये लोग थे और ये दंपत्ति, हालांकि जो पत्नी है वो भी दिव्यांग है और जो मृतक है वो भी दिव्यांग थे और जो बेटा था वो मंद बुद्धि का था। हालांकि उसकी बड़ी कम उम्र थी, वो 25 साल का बेटा था और ये बेटा जो है मंद था। लेकिन हालांकि देखिए जिस तरह से वो 2-3-4 दिन से लोग अपने आप को बंद किए थे, बहुत दिनों से बाहर नहीं निकल रहे थे और जब शनिवार को उनके घर से बदबू आई है तो आप समझिए उसके बाद से जो पड़ोसियों ने सूचना दी, तब जाके पुलिस और तमाम लोगों ने दरवाजे को खोलकर जब डेड बॉडी निकाली गई है तो ये उनके दाह संस्कार के लिए सारी क्रिया को किया गया। हालांकि लेकिन जिस तरह से उनकी पत्नी की तबीयत बहुत बिगड़ी थी और वो घर में ही पड़ी थी और उनकी उठने की स्थिति नहीं थी, उनको हालांकि उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। वहीं कृष्णानगर सेक्टर D1 में शनिवार को होम आइसोलेशन में विवेक शर्मा 35 की मौत हो गई। जो वो भी संक्रमित थे, घर से उनके भी दुर्गंध मिली थी, तब पड़ोसी जान पाए कि उनकी मृत्यु शायद हो गई है और उसके बाद पुलिस। तो ये होम आइसोलेशन का कहीं कहीं सरकार को मुझे लगता है कि आंकड़ा जरूर रखना चाहिए कि कौन कौन लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनके घरों पे कोई नहीं है और होम आइसोलेशन है। अगर हमें लगता है कि सरकार के पास इस तरह का कोई तंत्र हो जो ये उनके पास एक डेटा हो कि इतने लोग होम आइसोलेशन है, उनको ये जरूरतें हैं और हालांकि सरकार की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन आप देखिए जिस तरह से वो लोग होम आइसोलेशन थे, किसी को पता नहीं थी, जानकारी नहीं थी। तो ये एक बड़ी उदासीनता है हालांकि, और हमें लगता है कि होम आइसोलेशन जो लोग हैं उनके बारे में सरकार को और यहाँ के अधिकारियों को जानकारी जरूर हो, किसको ऑक्सीजन की कमी है, किसको क्या कमी है और कौन किसके घर पे परिवार नहीं हो सकता हो। ये जो बातें उमेश जी, ये बातें कही जाती है ना कि भैया हम तो घर घर जाके मेडिकल किट दे रहे हैं, दवाइयों की किट दे रहे हैं, उनका हालचाल ले रहे हैं, डॉक्टर वहां जा रहे हैं, लेकिन कौन सा डॉक्टर इनके घर गया, कौन सी दवा की किट इनको दी गई? जब हालत इतनी खराब हो गई, 2 लोगों की जान चली गई, उससे पहले कितने डॉक्टर वहां पहुंचे थे, क्या कर रहे थे सीएमओ साहब हमारे, जो सारी सब बताते हैं नहीं सर हम लोग काफी चीजें कंट्रोल कर रहे हैं। देखिए नहीं, ये जो चीजें निकल कर आई हैं ये इनके दाव की पोल खोलती है कि जिस तरह से ये जो भी दिव्यांग थे जो कृष्णानगर में रहते थे, जो अरविंद गोयल नाम था इनकी 60 साल उम्र की, ये लोग मदद लगातार फोन के जरिए मांग रहे थे। हालांकि आप सोचिए कि इनको कोई भी सरकारी मदद नहीं मिली है और जब खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल वैक्सीनेशन सेंटरों पे जाकर जायजा ले रहे थे, तब उसके बाद अधिकारी जागे हैं। जिला अधिकारी शिव प्रकाश लखनऊ लगातार
जो लोग हैं उनसे मदद की बात कही गई है। वो वीडियो उन्होंने जारी किया था, लेकिन ये एक मीडिया को दिखाने के लिए एक छोटी चीज आप बना के वीडियो सोशल मीडिया में आप उसका प्रचार कराएंगे, इससे चीजें बेहतर नहीं हो पाएंगी। चीजें को बेहतर करने के लिए खुद ग्राउंड को उतरना पड़ेगा। और कहीं कहीं जो होम आइसोलेशन लोग हैं, जो घरों पे हैं, जो अस्पताल में नहीं जा सकते, आप सोचिए कि ऐसे लोग हैं, दिव्यांग हैं, वो कैसे हॉस्पिटल जाएंगे अगर उनको सरकारी व्यवस्था नहीं मिलेगी और चीजें नहीं मुहैया होंगी। उनका बेटा भी मानसिक बीमार था, तो आप सोचिए ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो हृदय विदारक घटनाएं हैं। और जो सरकार के जो मशीनरी काम कर रही है, जो दावे कर रहे हैं, इनकी पोल भी खोल रही है। पोल तो खुल गई है, ये पोल सीएमओ साहब की भी खुल गई। डीएम साहब तो खैर अभी आए हैं, इससे पहले कार्यकारी डीएम रोशन जैकब बनी हुई थी। मेरा सवाल उमेश जी ये है कि भले मुझे लोग बाद में कुछ भी कहे, लेकिन मेरे मुख्यमंत्री ने लाख आदेश कर दिए, स्वास्थ्य सचिव लाख बातें कर रहे हो, ये सीएमओ फोन नहीं उठाते। ये पहली बात आपने खुद बताया कि किस तरह से ये मदद मांग रहे थे, कोई मिली नहीं। अभी एक कोई महानगर अध्यक्ष थे बीजेपी के, उनसे अभद्रता की गई हेल्पलाइन पे और तमाम चीजें हैं। लेकिन ये धरातल पर सच कब होंगी और कितनी मौतें होंगी प्रशासन की लापरवाही से? सीएमओ और कितनी हत्याओं का लेंगे अपने ऊपर, कितनी हत्या उनकी वजह से होंगी? मैं तो ये हत्या कहूंगा। सीएमओ हत्यारे हैं लखनऊ के, अगर वो किसी का फोन नहीं उठा रहे हैं तो। देखिए, तमाम पार्टियों ने सीएमओ के ऊपर आरोप लगाए हैं। और अभी हाल में जब कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो जो कांग्रेस के नेता हैं जो दीपक सिंह, उन्होंने मीडिया के सामने लखनऊ सीएमओ का नंबर डायल किया था और इस बात के दावे किए थे कि अभी आप देखिए, आपके सामने हम लखनऊ सीएमओ को फोन मिलाएंगे, वो फोन नहीं उठाएंगे। तो आप सोचिए, विपक्ष कह रहा है ये राजनीति करने का समय नहीं, हम इसको नहीं मान सकते, लेकिन स्थिति भयावह है। लोग जनप्रतिनिधियों से मदद मांग रहे हैं, लगातार मदद मांग रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि भी लाचार हैं। अगर सिस्टम, सरकारी तंत्र मदद नहीं कर पा रहा है, तो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, आप सोचिए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इस संकट में वो लोग पूरी मदद करना चाहते हैं, लेकिन अगर सरकार की मशीनरी उनके साथ नहीं खड़ी रहेगी, इस संकट में हमें नहीं लगता कि किसी को अमली जामा पहन पाएगा। जो सरकार का आदेश है, जो सरकार ने व्यवस्था की है, उसको अमली जामा पहनाने के लिए समन्वय बैठाना बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल उमेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अमली जामा पहनाना बहुत जरूरी है। जनप्रतिनिधियों तक के फोन नहीं उठाते हैं लखनऊ के सीएमओ, लेकिन कहीं ना कहीं इन सीएमओ की अगर बात की जाए, वो कोई सीएमओ हो, वो कोई भी सीएमओ आपका फोन नहीं उठाएगा। कानपुर के सीएमओ की बात की जाए तो कल उन्हें हटा दिया गया है, लेकिन उससे चीजें कितनी ज्यादा सही होंगी ये भी एक देखने वाली बात है। बहराइच में सीएमओ को अब मुख्यमंत्री का भी खौफ नहीं है, जहां एक तरफ प्रदेश के मुखिया ने कहा कि सभी प्राइवेट अस्पतालों में कोविड मरीजों का इलाज किया जाएगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अभी तक बहराइच के सीएमओ ने कोई प्राइवेट नर्सिंग होम का चयन ही नहीं किया है। बता दें कि बहराइच मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन न मिलने पर मां को मुंह से सांस देती बेटी का वीडियो वायरल हुआ। मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी ओटी का खौफनाक मंजर कैमरे में कैद हुआ है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने ऑक्सीजन उपलब्धता के दावों की पोल खोल दी है। इसके अलावा आपको बता दें कि हाल में ही निजी नर्सिंग होम के चिकित्सक ने भी ऑक्सीजन की उपलब्धता पर सवाल उठाए थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बहराइच की है। इससे पहले आगरा से एक तस्वीर आई थी, एक पत्नी अपने पति को मुंह से ऑक्सीजन दे रही है। ये दूसरी तस्वीर बहराइच की है। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है, जहां एक तरफ पूरे देश कोरोना से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। ऐसे में कोरोना के बीच मतगणना स्थल पर सरकार के सभी दावे फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां स्थलों पर जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं, पहली तस्वीर बिजनौर से है, दूसरी तस्वीर श्रावस्ती से है और तीसरी तस्वीर लखनऊ से है। ये सोचने वाली बात है कि इस तरह से लोग जो इकट्ठा हो रहे हैं, इसको प्रशासन की कहीं ना कहीं नाकामी है। मतगणना भले जारी है, जीते कोई भी, लेकिन मरेगी जनता।
और बड़ी खबर आपको अम्बेडकर नगर से बता रहे हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिले के सभी 9 ब्लॉकों में एक साथ मतगणना जारी। सोशल डिस्टेंसिंग की खूब धज्जियां उड़ रही हैं। अम्बेडकर नगर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना जारी। जिले के सभी 9 ब्लॉकों में मतगणना जारी। सोशल डिस्टेंसिंग की खूब धड़ल्ले से उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अम्बेडकर नगर से, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने के साथ मतगणना जारी है। 111 पंचायत एक तरफ मतगणना जारी है, उसी बीच लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, यूपी में कोरोना से हाहाकार भी मचा हुआ है। 24 घंटे में 30,317 नए केस आए हैं सामने। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 24 घंटे में राजधानी लखनऊ में 34 मौतें हुई हैं और पूरे प्रदेश में 303। लखनऊ में सबसे ज्यादा 3,125 केस। 24 घंटे में लखनऊ में हुई हैं 34 मौतें। कानपुर में 17, गाजियाबाद में 20 मौतें, वाराणसी में 15 और प्रयागराज में 7 मौतें। कानपुर में 1514 केस, मुरादाबाद में 760, वाराणसी में 1497 केस, प्रयागराज में 1274 नए मामले। मुजफ्फरपुर की अगर बात की जाए, लगातार कोरोना का कहर जारी है उत्तर प्रदेश में। यूपी में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा नए केस आए हैं सामने। यूपी में 24 घंटे में 303 मौतें। चौबीस घंटे में की बात की जाए अगर, कहीं ना कहीं लगातार 303 मौतें हो चुकी हैं उत्तर प्रदेश में। लखनऊ में सबसे ज्यादा 30+ मौतें। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और लगातार उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। लखनऊ में 34 मौतें हुई हैं 24 घंटे में। कानपुर में 17, गाजियाबाद में 20 मौतें, वाराणसी में 15, प्रयागराज में 7 मौतें और कानपुर में आए हैं 1514 नए मामले। मुरादाबाद की अगर बात की जाए तो 763 नए मामले आए हैं सामने। और इस पूरे कोरोना की अगर बात की जाए, कोरोना काल की, तो लगातार यहां पर मतगणना, पंचायत चुनाव, बंगाल चुनाव, आसाम चुनाव, तमाम चुनाव चल रहे हैं। उसी बीच अगर यूपी की बात की जाए, यूपी में पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है। हमीरपुर से खबर है कि 2 पोलिंग एजेंट पॉजिटिव निकल आए हैं। मतगणना पे एंटीजन टेस्ट हो रहा है। कोरोना काल और चुनाव, ये एक ऐसा मिक्सचर है जिसको कहीं ना कहीं अब आप झुटला नहीं सकते हैं। एक तरफ तमाम बातें की जाती हैं कोरोना की चेन तोड़ने को, वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया जाता है, समय तय कर दिया जाता है कि अब आप इतने बजे के बाद
घर से नहीं निकलेंगे। लेकिन यदि आप चुनाव लड़ रहे हैं, यदि आप प्रत्याशी हैं, यदि आपकी पार्टी अच्छा रिजल्ट ला रही है, तो आपको कोरोना नहीं होगा। ये दावा चुनाव आयोग के साथ मैं भी करता हूं और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता धनंजय शुक्ला जुड़े हुए हैं और टीएमसी नेता जॉयदीप मुखर्जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धनंजय जी, पहले आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से कोरोना काल में लगातार बातें कही जा रही हैं कि आप घर से ना निकले, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, वैक्सीन जरूर लगवाएं और चुनाव जरूर लड़ें। चुनाव लड़ने पे कोरोना बिल्कुल नहीं होता है। आप भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं। एक राज्य में बात होती है सोशल डिस्टेंसिंग की, दूसरे में जन सैलाब नजर आता ही है। वो भीड़ वोट के नाम पे इतनी भीड़ इकट्ठा करके बताया जाता है ये जो मेरे सामने जनता नहीं है, ये भगवान है। और वो उस भगवान को जब कोरोना हो जाएगा तब आप क्या करिएगा धनंजय जी? देखिए, सारी चीजें प्रोटोकॉल के तहत काम किया गया था। जब ये चुनाव हो रहा था तभी ये सारी चीजें बता दी गई थी। चुनाव आयोग ने भी सारी चीजों को, सरकार ने भी यही कहा था कि देखिए चुनाव तो चुनाव आयोग करवा रही थी बंगाल की, और उसमें उसके साथ साथ उन्होंने सारा प्रोटोकॉल भी जब किया तो हमारी सरकार ने लगातार प्रोटोकॉल के ही तहत सारा काम किया। और बाकी जो थोड़ा बहुत उस तरह देखिए, इसीलिए हमारे जो बड़े नेता हैं उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम, वीडियो आपके वर्चुअल बैठक के माध्यम द्वारा उन्होंने किया। लास्ट में सारी चीजें देखिए हमने प्रोटोकॉल के तहत ही काम किया। और बाकी जो भीड़ रहा उसको भी लगातार हमने यही कहा कि चुनाव में भी मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही हमने चुनाव लड़ा है। ऐसा नहीं है, सारी चीजों को प्रोटोकॉल करके ही हमने चुनाव लड़ा है। जी अच्छा, 50,000 की पब्लिक में प्रोटोकॉल आप बंगाल में कर रहे थे, वहां कैसी बातें कर रहे हैं धनंजय जी? आखिरी की 2 रैली सिर्फ की गई हैं वर्चुअली, सिर्फ आखिरी की 2 रैली। और मेरी पूरी बात सुन लीजिए, बंगाल को आप कोस रहे हैं, उत्तर प्रदेश के क्या हाल है? देखिए, मैंने आपसे यही कहा कि देखिए चाहे बंगाल हो या उत्तर प्रदेश सरकार में देखिए सरकार का जो सिस्टम रहा है, सरकार ने लगातार ये चीजें कहा कि कोरोना का प्रोटोकॉल है, आप लोग दूरी बनाइए। मगर देखिए अब जो पब्लिक है, पब्लिक को भी बार बार ये चीज बताई जा रही है। और चुनाव देखिए, चुनाव जो होता है संविधान का एक संवैधानिक पर्व है, और इसको जो है मना करना या करना, वो सब चीजें जो है चुनाव आयोग बैठ के, सब जो सर्वदलीय बैठक होता है, सब लोग बैठ के इस पर सहमति बनाते हैं। तो इसमें जो भी चीजें रही हैं वो सरकार पूरा प्रोटोकॉल के तहत ही काम किया है। और जो अगर इस तरह की थोड़ा बहुत घटना हुए हैं उसके लिए जो है दुर्भाग्यपूर्ण माना जाएगा। बस दुर्भाग्यपूर्ण माना जाएगा। मैं तो कह रहा हूं इस पंचायत चुनाव के बाद जो गांव के एरिया हैं जहां पर कोरोना अभी तक नहीं पहुंचा था, 30 से 40% जो आबादी है हमारी, वो पूरी संक्रमित हो जाएगी। जिस तरह की भीड़ अभी मिल रही है, एंटीजन टेस्ट हो रहे तो वहां लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं, तब क्या करेंगे? एक ये भी तो कुछ हमारे पास प्लान होगा ना कि अगर कोरोना बढ़ता है, गांव में तो लोग वैक्सीनेशन भी नहीं करा रहे, कहे तुम्हारे टीके से लोग मरते हैं, तुम्हारा टीका क्यों लगवाएं हम, ये कह रहे हैं। मेरे खुद जानने वाले स्वास्थ्य विभाग में है जो वैक्सीनेशन के पूरे वैक्सीनेशन कार्य में लगे हुए हैं, उनका कहना है, वो मेरी बात होती है, वो बताते हैं कि भैया गांव में लगवा ही नहीं रहा है कोई वैक्सीन, वो कह रहे तुम्हारे टीके से मर जाएगा आदमी। इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए क्या रणनीति है? सिर्फ चुनाव में कुछ चीजें आप कह देंगे दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं भी कह रहा हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बगैर मास्क आप रोड शो करना है, बगैर मास्क आप रोड शो करिए, बहुत धड़ल्ले से करिए, आपको कोरोना नहीं होगा। मैं भी करूंगा, आम जनता भी करेगी। आम जनता फॉलो तो नेताओं को ही करती, जब नेता नहीं फॉलो करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग तो जनता क्या खाक करेगी? देखिए, मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि सर जो आप बोल रहे हैं कि टीका जो लोग नहीं लगवा रहे हैं, आप देखिए मीडिया में आप एंकर हैं और मीडिया के माध्यम द्वारा आप उनको जागरूक करिए। और ये टीका ना हमारा है ना आपका है, ये ऑलरेडी जो है टीका जो है स्वास्थ्य विभाग WHO ने भेजा है, इसको लगवाना जरूरी है। मैं भी टीका लगवाया हूँ, देखिए मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो देखिए टीका लगवाना आपने भी शायद लगवाया होगा, मैंने लगवा लिया, मुझे भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये बात जनप्रतिनिधि भी बता देना थोड़ा, हर चीज मीडिया तो कर ही रहा है, मीडिया तो इतना दिखा ही रहा है आपको, मीडिया ना दिखाए तो कुछ दिखे ही ना, सब चीजें हरी हरी दिखेंगी फिर लोगों को। कोरोना प्रोटोकॉल, देखिए कोरोना को प्रोटोकॉल सबको ये चीजें समझना पड़ेगा। धनंजय जी, आपको कहना चाहूंगा, अभी हम लोग अंबेडकर नगर और लखनऊ की तस्वीरें बता रहे थे, एक बार अपने दर्शकों को दिखा दे क्या सटीक कोरोना प्रोटोकॉल हो रहा है। एक बार लखनऊ की वो तस्वीरें दिखा दी है पॉलिटेक्निक की, जिसमें कोरोना प्रोटोकॉल बहुत अच्छे से फायदा हो रहा है। मैं अनुरोध करूंगा अपनी टीम को कि एक बार लखनऊ की वो तस्वीरें दिखा दी जाए जहां पर प्रोटोकॉल का पूरा, हाँ बिल्कुल प्रोटोकॉल बिल्कुल दिख रहा है। आप धनंजय जी खुद देखिएगा उसको, ये फुल स्क्रीन पे इसको जनता को दिखाया जाए हमारी, जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं, ये देखिएगा वो तस्वीरें जहां पर प्रोटोकॉल पूरा पालन हो रहा है। ये प्रोटोकॉल का पालन है धनंजय जी, ये प्रोटोकॉल का पालन है, ऐसे पालन हो रहा है। यहां पुलिस प्रशासन का यही नहीं, ये लखनऊ के राजकीय पॉलिटेक्निक की मतगणना स्थल का
नजारा है। यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल है और कौन सा आज तो कर्फ्यू भी है, ये देखिए, ये पुलिस वाले ऐसे मना कर रहे हैं। धनंजय जी जी और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एस हनुमंत राव जी जुड़े। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको आवाज आ रही है? अभी कुछ टेक्निकल ध्यान है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। धनंजय जी हमारे साथ जुड़े। धनंजय जी, हनुमंत जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए। हनुमंत सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर ये कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाना और चुनाव कराना कितना कारगर है? धनंजय जी आपके पास फिर से आऊंगा। जिस तरह से बातें कही जा रही थी ना, मैंने वो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दी। धनंजय जी जी मैंने तस्वीरें दिखा दी किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की पालन कराया जा रहा है। लखनऊ की तस्वीरें हैं, पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश की, राजकीय पॉलिटेक्निक की, गोसाईगंज, जगह भी बता दी मैंने। देखिए, आप जो दिखा रहे हैं बिल्कुल ठीक है। देखिए, मीडिया हर जगह, मगर जहां इस तरह की लापरवाही हो रही है वहां पे प्रशासन तुरंत इसके लिए सख्त हो। मेरा ऑल्टरनेटिव नंबर है ये मेरा तुरंत जो है ऑलरेडी वहां पे सुधार करे। और मुझे लगता है कि सुधार ऑलरेडी चुनाव जो वहां के प्रशासन है, जो भी प्रशासन पुलिस है, वो उसको करे और करवाए। मैं भी ये चीज कहूंगा और मुझे लगता है कि वो कर भी रहे हैं। बिल्कुल करना भी चाहिए, क्योंकि धनंजय जी ये कोरोना की चेन को तोड़ना बेहद जरूरी हो गया। आप खुद देखिए, लगातार 30,000 केस आ रहे हैं सामने, और उसमें ऐसे लोग, और ऐसे अगर लोग नहीं मानेंगे, लोग बगैर मास्क दिख रहे हैं, लोगों के पास सोशल डिस्टेंसिंग 1% तक नहीं है, लोग कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और वहां पे मौजूद अधिकारी ये करते नजर आ रहे हैं। ये हाथ से उनको कह रहे हैं आप पीछे हट जाइए, पीछे हट जाइए। लाइन नहीं लगवानी है यहाँ 2 गज दूरी बहुत जरूरी, इस नारे को अमल में लाना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं और स्थिति भयावह हो जाएगी। 30,000 नहीं 30 लाख केस हो जाएंगे। जो 4 लाख केस निकल रहे हैं वो 40 लाख हो सकते हैं अगर इस चेन को हम लोगों ने नहीं तोड़ा और वैक्सीनेशन नहीं कराया। जिन गांवों में ऐसी बातें कही जा रही हैं कि आप वैक्सीनेशन नहीं कराइए, उनको मैं दरख्वास्त करूंगा और अपने टीवी चैनल के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। वैक्सीनेशन से कोई दिक्कत नहीं है, पहली डोज मैं भी ले चुका हूं, उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको। वैक्सीनेशन पूरी तरीके से सुरक्षित है। और एस हनुमंत राव जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए ये चुनाव की मतगणना चल रही है। हमने लखनऊ की कई जगह की तस्वीरें दिखाई, उत्तर प्रदेश के कई जगह की तस्वीरें दिखाई जहां पर 30,000 से केस रोज ज्यादा आ रहे हैं, और वहां की ऐसी तस्वीरें और डरा रही हैं लोगों को। जी, आप लगातार के न्यूज पे तस्वीरें दिखा रहे हैं, और जो अलग अलग माध्यमों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे तो ये स्पष्ट है कि न केवल उत्तर प्रदेश में जो मतगणना चल रही है स्थानीय निकाय के चुनावों की, उसमें कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां हो रही हैं, बल्कि जो 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे मतगणना हो रही, माफ करिएगा, मतगणना हो रही है, उसमें भी कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि कोविड प्रोटोकॉल का जो है बड़ी सख्ती से पालन किया जाए। मद्रास हाई कोर्ट ने तो बहुत विशेष रूप से टिप्पणियां की हैं। बावजूद इसके जिस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा जा रहा है और ये फ्री फॉर ऑल हो गया है, ये वास्तव में बहुत बड़ी चिंता का विषय है। बिल्कुल बहुत बड़ी चिंता का विषय। धनंजय जी देखिए, इतनी बातें हो रही हैं लगातार, मैं कोई भी जीते, कोई भी प्रत्याशी जीते, कोई भी पार्टी जीते, मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन यहां पर जनता हारेगी। तस्वीरें आ रही हैं जो गांव गांव कोरोना फैलेगा, उसको रोकने के लिए कुछ पुख्ता इंतजाम करने होंगे। ऐसी मतगणना को रोक देना चाहिए। मतगणना वर्चुअल ही कर दीजिए। आप गिन के बोर्ड पर बता दीजिए, मत आने दीजिए किसी को। आपका प्रशासन बिल्कुल नकारा है। डीएम फोन नहीं उठाते, सीएमओ फोन नहीं उठाते, जो लोग होम आइसोलेशन में हैं वो मर जा रहे हैं, सरकारी मदद नहीं मिल पा रही है उनको। प्रशासन पूरी तरह से लचर है, कोई कुछ नहीं करता है। मेरा स्वयं, मैं सीएमओ को अगर फोन करूंगा तो नहीं उठेगा। तो कहीं ना कहीं कोरोना काल में
जितनी ये मशीनरी थी सरकारी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, वो सिर्फ एसी के कमरे में और एसी की गाड़ियों में घूमने का काम कर रही है। धनंजय जी, देखिए विशाल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आप बोल रहे हैं, देखिए मुझे लगता है कि सरकार में जो लोग बनाए गए हैं इस प्रोटोकॉल को देखने के, लगातार सब चीज अवेलेबल है। अगर मुझे लगता है कि अगर आपको मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई दिक्कतें हो रही, कोई कुछ तरह हो रही है, तो आप मुझे बताइए। सरकार ने ऑलरेडी, देखिए सरकार तो चलिए जो कुछ कर ही रही है, वही भारतीय जनता पार्टी ने हर एक कार्यकर्ता, चाहे भारतीय जनता युवा मोर्चा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी सेवा, इस संगठन के नाम पे हम लोग ऑलरेडी लोगों की सेवा कर रहे हैं। जो लोग इस तरह की मजबूर, अभी मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, आपके ही मीडिया के एक ब्यूरो चीफ है जिनकी मैंने पूरी मदद की। तो देखिए मेरे कहने का मतलब है कि जो ये चीजें आप बोल रहे हैं, मैं मानता हूं कि कहीं कहीं कुछ जगह पे लापरवाही हो रही होगी, मगर फिर भी लगातार सुधार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार जो है, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि दिन दिन सुधार हो। और कोरोना बीमारी जो है, देखिए बहुत बड़ा बीमारी है, इससे बचने के लिए भी आप लोगों को सबको सावधान भी रहना पड़ेगा। इसके लिए मैं यही चीज बोलना चाहूंगा। जी नहीं, बिल्कुल सावधान हम लोग हैं, आप सही कह रहे हैं, आपने मदद की होगी, उसमें कोई दो मत नहीं है, आप मदद कर रहे होंगे। हनुमान सर, मदद कर रहे सब लोग अब आगे आ गए, लेकिन हमें अधिकारियों से मदद नहीं मिल पा रही है। वैक्सीनेशन जो पोर्टल बनाया गया था उसमें हम लोग को शेड्यूल नहीं हो पा रहे हैं, लोग जो 18+ है उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है, और उसी बीच मतगणना हो रही है। आज यूपी में कई शहरों में वैक्सीनेशन बंद है। अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं कोविड को रोकने के लिए जो बातें कही जा रही थी वो धरातल पर अमल पर लाई नहीं गई है। यहाँ तक कि प्राइवेट अस्पतालों को भी बोल दिया गया है कि मरीज अगर वहां आते हैं तो आप उनको तुरंत भर्ती करिए। तो देखिए हमारे एसएसपी मुख्यमंत्री हनुमान सर से मेरा सवाल है, कोई भर्ती नहीं कर रहा है, कोई भर्ती नहीं कर रहा है। हनुमान सर, तमाम बातें कही जाती हैं लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ और है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इस बात को समझिए कि यहाँ पे चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या जो सरकार है प्रदेश में, लोकप्रिय सरकार है, उसके नियत पे सवाल नहीं खड़ा हो रहा है, लेकिन जो व्यवस्थाएं बन रही है, देखिए ये बात बिल्कुल दीगर है कि अभी भी लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है, या जो नया क्या कहते हैं कोविड केयर सेंटर बना है वहां पर लोग फोन कर रहे हैं। मैं आपको एक व्यक्तिगत बता रहा हूं कि मैंने कल रात में 7 बजे एक केस रजिस्टर कराया, बहुत इमरजेंसी केस है, और उनके लिए मैंने एक बेड की मांग की, और आज अभी करीब 11 बजे से ज्यादा हो चुका है, अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला है, जबकि मैं कम से कम 5 बार जो है फोन कर चुका हूं कि ये पेशेंट बहुत नीडी है। तो देखिए क्या व्यवस्था आपने बनाई है और वो व्यवस्था कितनी सुचारू रूप से काम कर रही है। 24 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में कुछ लोगों के प्रयास से ये काम नहीं हो सकता, ये काम पूरी व्यवस्था को दुरुस्त करने से ही हो सकता है। और आज आपको ये बात स्वीकार करना पड़ेगा कि अभी तक आप व्यवस्था बनाने में नाकाम रहे हैं, ये बात बिल्कुल साफ है। बिल्कुल हनुमान सर, सही बात कही आपने। जब आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट का अगर कोई आप किसी पेशेंट के लिए कहते नहीं, जब बहुत सीरियस होगा तभी आपने कहा उसको नीड है, लेकिन अभी तक आपको कोई रिस्पांस नहीं मिला है, टाइम बच गए हैं 11। और जिस तरह से अगर देखा जाए तो लगातार यही होता है, यही हर चीज होती चली आ रही है। मैंने खुद कई बार कानपुर में मेरे कुछ मित्र उनके लिए फोन किया है, सीएमओ साहब अनिल मिश्रा हुआ करते थे कल तक, आज वो हट गए हैं, डॉक्टर नेपाल सिंह आ गए, वहां पर वो फोन नहीं उठाते। लखनऊ सीएमओ की बात की जाए तो उनका भी चेक किया गया तो वो भी फोन नहीं उठाते हैं, डीएम साहब भी फोन नहीं उठाते। तो फोन ना उठाने की बीमारी मिल गई है। शासन से आदेश है कि आप किसी का फोन काट नहीं सकते, फोन आपको उठाना पड़ेगा, लेकिन लगातार ये बातें सामने आ रही हैं कि आप फोन ही नहीं उठाते हैं। लोगों को मदद की दरख्वास्त रहती है आपसे कुछ इंजेक्शन लेने होंगे, ऑक्सीजन के बारे में पता करना होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भी फोन नहीं उठाता है। इस बात को मानना पड़ेगा कि सरकार जितनी मेहनत कर रही है उसमें पलीता लगाने का काम ये नाकारे अधिकारी कर रहे हैं। धनंजय जी, आपको आवाज आ रही है? जी मैं कह रहा हूं जितनी सरकार मेहनत कर रही है, जितनी यूपी की गवर्नमेंट मेहनत कर रही है, कितनी भी सरकारें मेहनत कर रही हूं, लेकिन यहां पर जो अधिकारी हैं वो पलीता लगा रहे हैं उनकी सारी मेहनत पर। देखिए विशाल जी, मैं बोलना चाहूंगा कि देखिए सरकार लगातार सारी चीजों को फॉलो कर रही है, और जो इस तरह के अधिकारी अगर हरकत इस तरह कर रहे हैं उन पर पूरी नजर है मुख्यमंत्री जी का, और अगर इस तरह की घटना कर रहे हैं तो उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। इसके पहले भी उदाहरण रहा है कि हमारी सरकार ने जो भी अधिकारी इस तरह की घटना अगर किए हुए हैं उनको बिल्कुल नहीं छोड़ा गया। जैसा कि अभी आपने बताया कि कानपुर के देखिए सीएमओ फोन नहीं उठा रहे थे, उनको चेंज कर दिया गया। तो इसलिए देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी का आदेश है
कि लापरवाही बिल्कुल नहीं बरती जाएगी, चाहे जो भी हो। तो इसी के प्रोटोकॉल के तहत काम भी किया जा रहा है। सरकार पूरा सख्त है और जो इस तरह की लापरवाही करेंगे बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। और तमाम बातें और भी हैं, ऐसा नहीं है। आपने कहा ना कि सारे प्राइवेट हॉस्पिटल की व्यवस्था कर दी है। बहराइच की अभी मैं खबर दिखा रहे थे हम लोग, वहां पर तो प्राइवेट हॉस्पिटल चिन्हित ही नहीं हुए हैं। कानपुर की अगर बात की जाए तो कागज पर 17 और हो गए हैं, लेकिन धरातल पे देखिए तो वहां पे अस्पताल ही नहीं है वो कोविड हॉस्पिटल। वो कहते हैं कोविड मरीज हम एडमिट ही नहीं कर रहे, अभी तो हम कोविड हॉस्पिटल हुए नहीं है। लेकिन जो शासन को रिपोर्ट दी गई है उसमें एक पर्चा बना के दे दिया गया है कि आप जाइए, वो कोविड हॉस्पिटल है, हमने तो सारी व्यवस्था कर ली है। हनुमान सर, लगातार ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि कोविड हॉस्पिटल पेपर में तो बना दिया है, लेकिन जब आप उस हॉस्पिटल में जाके पता करिए तो कोविड हॉस्पिटल वो होता ही नहीं है। मैं वही विशाल जी आपको एक उदाहरण अपना खुद का बता रहा हूं कि कल शाम को 7 बजे केस बकायदे रजिस्टर हो गया और केस आईडी नंबर हमको दे दी गई और ये कहा गया कि डॉक्टर आपसे बहुत जल्द संपर्क करेंगे। इस बात को लगभग जो है 16-17 घंटे बीत चुके हैं और अभी तक पेशेंट के लिए बेड की व्यवस्था नहीं हो पाई है। यानी 17 घंटे में भी अगर उत्तर प्रदेश की सरकार, जिसका इतना बड़ा इकबाल है, अगर वो एक पेशेंट जो बहुत सीरियस कंडीशन में है, अगर उसके लिए बेड की व्यवस्था नहीं कर पा रही है, तो ये व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना नहीं है ये, लेकिन सरकार की जो व्यवस्था है या सरकार की व्यवस्था को जो लोग चला रहे हैं उनके ऊपर ये बहुत बड़ा सवाल है कि 16-16, 17-17 घंटे बीत जाएं, एक क्रिटिकल पेशेंट को बेड ना मिल पाए, उसको ऑक्सीजन ना मिल पाए, तो ये बहुत गंभीर विषय है और इस पे और बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। आपने कोविड सेंटर बनाया, आपने ऑनलाइन चीजें करी, आपने हेल्पलाइन बनाए, सब कुछ है, लेकिन क्या फायदा उसका कि अगर एंड यूजर को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर कोई आदमी अपना केस रजिस्टर कराता है तो केस रजिस्टर कराने के बाद उसको बेड मिले। केवल केस रजिस्टर कराने से फायदा नहीं होगा, बेड भी मिलना चाहिए। और ये व्यवस्थाओं में फिलहाल सरकार नाकाम दिख रही है और इस बात का संज्ञान बड़ी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। बिल्कुल गंभीरता लेना चाहिए। आप बता रहे हैं 17 घंटे हो गए। धनंजय जी, जवाब है आपके पास? 17 घंटे हो गए, केस नंबर मिल गया है, डॉक्टर संपर्क अभी तक नहीं कर पाए हैं। देखिए, हमारे जो पत्रकार महोदय जी जो बोल रहे हैं, मैं मानता हूं कि अगर इस तरह की घटना है तो मुझे एक बार देखिए, सरकार जो अगर शासन अगर इस तरह की लापरवाही कर रही है तो उस पर बिल्कुल कार्रवाई होगा। और अगर है जो चीजें अगर हैं तो उसके बारे में पूरा मैं कहूंगा कि अलग से मुझे नंबर भी भेजा जाए। मैं भी पूरा प्रयास करूंगा कि इस तरह की घटना ना हो और जो वहाँ प्रशासन इस तरह की अगर रजिस्टर्ड हो गया है, अगर वो भर्ती नहीं हुआ, क्या रीजन है इसके बारे में भी पता करना होगा और इस तरह की घटना ना हो। मैं भी इनके लिए कहूंगा कि देखिए, जो इस तरह की घटना हो रहा है बिल्कुल गलत है। और मगर मैं पूरा ये भी कहूंगा कि अगर इस तरह की घटना है तो आप मुझे नंबर भी दीजिएगा, मैं खुद फोन करके वहां पूछूंगा प्रशासन क्यों इस तरह की लापरवाही कर रही है और अगर हुआ है तो क्यों हुआ है। क्योंकि देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, देखिए जो सरकार हमारी कर रही है, मगर साथ साथ में हम संगठन के लोग भी लगातार इस तरह की घटना जो हो रहे हैं उस पर भी हम लोग पूरा नजर बना के रखे हुए हैं, मदद भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह की घटना हो रहा है तो पूरा इनकी मदद की जाएगी और मुझे लगता है कि उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। कहीं देर ना हो जाए इस मदद को। 17 घंटे हो चुके हैं और 17 घंटे में सीरियस पेशेंट को अगर आप बेड नहीं दे पा रहे हैं तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि सरकार की पूरी मशीनरी फेल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, आपने एक उदाहरण दिया, एक उदाहरण मैं भी दे दूं। मेरे पास कुछ जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनकी कुछ लिस्ट है जो ऐसा कर रहे हैं कि जैसे आपने कहे उनके पास कोविड बेड लेने, तो उनके पास नहीं है। उन्होंने अपने स्टाफ के कुछ लोगों की फर्जी RT-PCR रिपोर्ट बनाकर अपने हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कर रखा है और जब कोई नॉर्मल आदमी उनसे मांगने जाता है बेड तो कहते नहीं है, और जब कोई अधिकारी जाता है कहते बेड फुल है। लेकिन जब कोई बड़ा आदमी आ जाता है जो ज्यादा पैसे देता है, जिसके पास ज्यादा पैसा होता है, वो वहां जाता है और जो RT-PCR की फर्जी रिपोर्ट पॉजिटिव बनी थी वो निगेटिव हो जाती है और उस मोटे पैसे वाले को बेड दे दिया जाता है। अरे विशाल, आप इस तरह की जो दिक्कतें हो रही हैं उस पर कड़ाई से नियंत्रण करने, उसको चेक करने का जो मैकेनिज्म है, मैं नहीं कहता हूं कि वो मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन वो मैकेनिज्म बहुत वीक है। क्योंकि मैंने कम से कम 4-5 बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी टटोला। कोविड हेल्पलाइन पे तो मैंने फोन किया, केस रजिस्टर कराया, तो मैं तो अनम्यूट कर दिया तो
हॉस्पिटल्स में भी यही एक जवाब मिलता है कि साहब हमारे पास में कोई बेड नहीं था। सर उसका कारण ही यही है कि ये सब, क्योंकि अगर पत्रकारों से कैसे कोई कह देगा, मैंने तो खुद देखा 5 लाख रुपए एक व्यापारी लेके जा रहा था, उसको कहीं बेड में एडमिशन नहीं मिला, फिर अगले दिन मुझे पता चला कि वो फला हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। जब पूरे कानपुर में बेड खत्म हो गए तो वो भर्ती कैसे हो गए? कौन सा ऐसा रात में पेशेंट था, किसको आपने बाहर कर दिया? ये सब बातें हो रही हैं। अभी कौशल किशोर सांसद हैं मोहनलालगंज के, उन्होंने कहा कि केजीएमयू में बेड खाली पड़े हैं लेकिन नहीं दिए जा रहे हैं। तो ऐसी तमाम चीजें, और इसी में हम लोग के साथ और भी गेस्ट जुड़ गए हैं। हमारे साथ जयदीप मुखर्जी जुड़ गए हैं, नेता टीएमसी हैं, तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं ये, और सैफ खान जुड़ गए हैं हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता। सैफ, आपके पास आऊंगा। लगातार कोविड प्रोटोकॉल की जो धज्जियां उड़ी हैं चुनाव में, उसको लेकर आज मतगणना है, कहीं ना कहीं स्थिति और भयावह हो जाएगी इस मतगणना के बाद। सैफ, देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज आपके साथ जो है मौका मिला। मैं हमारे देश में ये कोविड या महामारी का जिम्मेदार इस सरकार भारतीय जनता पार्टी को मानता हूं। 30 जनवरी को जब पहला केस केरला में रजिस्टर्ड हुआ था तो ये सरकार जो है अपनी आंखें और कान बंद करके सो रही थी। उस वक्त सिर्फ नमस्ते ट्रंप चल रहा था। 13 मार्च को तो हमारे देश की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कोविड से तो डरने की जरूरत ही नहीं है, ये तो महामारी नहीं है, तो जानलेवा बीमारी नहीं है। फिर 24 मार्च को जो है इस मोदी जी ने आके जो है लॉकडाउन लगा दिया। आज 1 साल 4 महीने के बाद भी पता चलता है ना वैक्सीन है, ना बेड की फैसिलिटीज है, ना ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल है, ना पीपी किट्स अवेलेबल हैं। जो है जिम्मेदारी जो है 1 साल 4 महीने तक जो है नहीं रही, बिल्कुल फेलियर रहे। 1,70,000 से ज्यादा लोग जो है हमारे देश में मर चुके हैं। कहीं ना कहीं हर घर में जो है, कहीं ना कहीं हर परिवार में लोग जो है वो उनकी डेथ हो चुकी है, वो उनकी वफात हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। और बहुत अफसोस की बात ये कहना पड़ रहा है। और आज प्रोटोकॉल की बात करें, प्रधानमंत्री जी वेस्ट बंगाल में जाते हैं, जो है मीटिंग और जो है रैली संबोधित करते हैं बिना मास्क के। कहां प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है? आप संभल का आज का देख लीजिए, संभल में जो है जो इस वक्त भीड़ लगी हुई है, जो भीड़ देखी जा रही है बिना मास्क के, कहां कोविड के प्रोटोकॉल फॉलो हो रहे हैं? बोलने के लिए तो हमारे प्रधानमंत्री जी है, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े बड़े जो है वो आके यहाँ पे बातें सामने चैनल पर रखते हैं कि हम फॉलो कर रहे हैं। कौन सा हॉस्पिटल अवेलेबल है मुझे बताइए, कौन सी हेल्पलाइन नंबर अवेलेबल है ये मुझे बताइए। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं आप, जहां जहां बात मुझे वहां का बता दीजिए कि कौन से कहां पे जो है बेड अवेलेबल है, कहां ऑक्सीजन सिलेंडर है। दिल्ली एनसीआर का तो इतना बुरा हाल है कि यहाँ पे सब हॉस्पिटल्स ने जो है, हर हॉस्पिटल पे जहां आप कॉल करते हो वहां पे कह देते हैं बेड्स अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर क्योंकि हमारे पास नहीं है, ऑक्सीजन की फैसिलिटीज नहीं है। और आपको याद होगा, अगर स्पेशली मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर की वजह से ही बीआरडी हॉस्पिटल में बच्चे मर गए थे, फर्रुखाबाद में बच्चे मर गए थे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी की वजह से। और वो भी योगी जी के राउंड लगाने के बाद, मॉनिटर करने के बाद। ये सरकार निकम्मी इतनी बड़ी है, ये सरकार सिर्फ और सोना जानती है और झूठ बोलना जानती है चैनलों के ऊपर बैठ के, और उनके वक्ता और प्रवक्ता सिर्फ और झूठ बोलते हैं। कौन सी फैसिलिटी है जो आज जो है हमारे पास जो है, किसी के पास भी लगातार जो है प्राइवेट लोग जो है मदद कर रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके लोकली जो है, कोई फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। देखो, हम लोग जवाब जान लेते हैं जरा। हमारे साथ जयदीप मुखर्जी भी जुड़े हुए हैं, टीएमसी नेता है। जयदीप जी, आपकी पार्टी बंगाल में रुझानों में आगे चल रही है, अच्छा चुनाव चल रहा है, बड़ा अच्छा चुनाव चल रहा है। कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां आपकी पार्टी ने भी खूब उड़ाई। खेला हो के नाम पे जो कोरोना बांटा गया है, इस पे भी सवाल आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि लगातार कोरोना की चेन को तोड़ने की बात कही जा रही है, लेकिन बंगाल में तो कोरोना की चेन टूटी नहीं और मजबूत हो गई, ताला भी मार दिया गया उसमें। जयदीप जी, हमारे देश में बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है, मगर ये देखो सैफ भाई, आपको रोकना चाहूंगा। अभी जयदीप मुखर्जी से लोग फिर से जुड़ेंगे, उससे पहले चलते धनंजय शुक्ला जी आपके पास। धनंजय जी, सैफ की बातों का जवाब दीजिए। सैफ जी ने कहा आपसे कि पूरी तरह से फेलियर है आपकी गवर्नमेंट। सोना जानते हैं, बहुत झूठ बोलना जानते हैं। इस मौतों का कौन जिम्मेदार होगा मुझे आगे बता दीजिए। दीवारों पर टांग के रखा हुआ है, लिख के रखा हुआ था। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। सैफ भाई, एक करके बात करेंगे। सैफ, ऐसे नहीं, पहले उनको बोल देना चाहिए। आपको पूरा टाइम दिया गया, आप बोल लीजिए।
अब इसका धनंजय जी से जवाब ले लें दी। पहले मैं धनंजय जी से जवाब लूंगा, तब किसी के पास आऊंगा। धनंजय जी। और मुझे लगता है कि देखिए हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता जी सैफ जी जो है, हमारे सारी कहानी उन्होंने बता दिया। मैं इनको बताना चाहूंगा, अगर वैक्सीन की कमी होती तो आज के डेट में 4 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। आप कहाँ है, कैसी बात? आप जानकारी रखते हैं नहीं रखते हैं? जानकारी रखते हैं? आपके चैनल पे चैलेंज करके कहता हूँ बिना जानकारी के मेरे बिना जानकारी। सैफ उनकी बात सुन लेते हैं, फिर आप जवाब दीजिएगा, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। सैफ आपकी बात जब हुई तब उन्होंने कुछ नहीं बोला, आप भी उनकी पहले बात सुन लीजिए, फिर आपके पास आएंगे। पहले धनंजय जी अपनी बात पूरी करें। पीपीई किट अवेलेबल नहीं होती अभी जो प्रेजेंट स्थिति है, मुझे तो आप ये बता दीजिए। सारी चीजें जो आपसे पूछा है वो बताइए, कहाँ है ऑक्सीजन सिलेंडर, कहाँ है बेड अवेलेबल, ये मुझे बता दीजिए। सैफ ऐसे डिबेट का कोई रुख तैयार नहीं हो पाएगा, ऐसे कोई भी डिबेट कोई भी किसी को नहीं सुन पाएगा। अगर आप दोनों ऐसे ही आपस में बात करते रहेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। मेरा आप दोनों से रिक्वेस्ट है, आप दोनों लोग पहले एक एक करके बात करें। सैफ आप शांत हो जाइए, सैफ आपको आवाज आ रही हो तो आप शांत हो जाइए। पहले धनंजय जी की बात सुन लेते हैं। जो है वो मॉनिटर करने की कितनी सारी कॉल्स आती हैं, और शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो है जो ये कह रहे हैं कि कोविड वैक्सीन है। अरे शर्म करिए, शर्म। भाई उनकी बात सुन लेते हैं, पहले उनकी बात सुन ले फिर आप बोलिएगा। पहले उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। धनंजय जी अपनी बात पूरी करें। धब्बा है आप लोग जो है, और हम आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को जो है हटाने का और आप जैसे लोगों को हटाने का, हम सबका नैतिक फर्ज बन गया है अब जो है आप लोगों को हटाने के लिए जो है। और हम ये पूरी उम्मीद करते हैं कि आने वाले असेंबली इलेक्शन जो है आप दोनों को रोकना चाहूंगा, आप दोनों लोगों को रोकना चाहूंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है सुमंत राव जी भी जुड़े हुए हैं। सर, आपने दोनों लोग की बात सुनी, पक्ष विपक्ष दोनों की बात सुनी, जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप मढ़े जा रहे हैं, लेकिन कोरोना की चेन कैसे टूटेगी ये नहीं कोई बता रहा। हनुमंत सर ने कहा था या नहीं कहा था कि कोविड से डरने की जरूरत है या नहीं? आया नाम है तथ्यों पे बात करेंगे ना, आप तथ्य पे बात करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोग प्लीज पहले बात पूरी हो जाने दीजिए मेरी, फिर आप दोनों लोग बोलें। धनंजय जी आप भी चुप हो जाइए, सैफ आप भी चुप हो जाइए। धनंजय जी आपको रोकना चाहूंगा, अभी आप रुक जाइए। हुआ था वालों को सभी को बोला था कि मास्क का जरूरी, 2 गज की जरूरी पहले से लेकर रखा हुआ। सैफ आपको रोकना चाहूंगा, पहले बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, एक एक करके बात करिए। पहले सैफ आप अपनी बात कर लीजिए, फिर धनंजय जी जवाब दे तो आप सुन लीजिए उनकी बात, फिर आप उनसे सवाल करिएगा। अभी आप दोनों शांत हो जाइए तो मैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुमंत राव जी, उनसे बात कर लूं, उनसे सवाल ले लूं। ऐसे तो डिबेट आप ही लोगों की रह जाएगी, मैं उठ के चला जा रहा हूं। अगर आप लोग यही चाह रहे तो मैं उठ के अभी चला जा रहा हूं। आप लोग फोन पे ही बात कर लीजिए, नंबर मैं दे दूंगा। हनुमान सर, मेरा सवाल था, पक्ष विपक्ष दोनों को हम लोगों ने सुना, वहां पे दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर है, लेकिन कोरोना की चेन कैसे टूटेगी इसकी कोई बात नहीं कर रहा है। हनुमान सर, बात यह है कि जो इस समय देश में स्थितियां बन रही हैं उस पर हम कैसे काबू करें, और इसमें दो राय नहीं कि चाहे वो केंद्र की सरकारें हों चाहे राज्य की सरकारें हों, उन्होंने समय से पहले ये मान लिया कि कोरोना समाप्त हो गया। ये गलती इन्होंने की है। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे इस समय जो स्थितियां विकट स्थितियां बनी हैं इस पर हम काबू पाए। ये बात सही है जो सैफ जी कह रहे थे कि 30 जनवरी को पहली बार जो है, अगर राहुल गांधी जी की टाइमलाइन देखी जाए तो उन्होंने बिल्कुल चेताया था, सरकार को चेताया था, और पिछले साल फरवरी माह में भी चेताया था। ये बात को काफी दिन हो गए। उसके बाद से सरकार एक्शन में भी आई, सरकार ने 2 महीने का लगभग लॉकडाउन भी लगाया और वैक्सीनेशन का भी निर्माण शुरू हुआ। लेकिन जिस तादाद में वैक्सीनेशन बनना चाहिए था, जिस तादाद में वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने का एक मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए था, या सेकेंड वेव के लिए हमें जो तैयारियां करनी चाहिए थी, उसमें सरकार की तरफ से कहीं न कहीं चूक हुई है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इस समय राजनीति की जाए या इस विकट स्थितियों से बाहर निकलने की कोशिश की जाए। देखिए, इसमें दो राय नहीं कि बगैर एक और लॉकडाउन लगाए इन विकट स्थितियों पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो बहुत सारे एक्सपर्ट हैं वो ये बात कह रहे हैं कि भारत को एक और लॉकडाउन की आवश्यकता है, पहली बात। दूसरी बात, अभी भी तरह तरह के तमाम तरह के राज्यों के लिए अलग अलग कोविड प्रोटोकॉल हैं, राज्यों को छोड़ दिया गया है उनकी मर्जी पे। इस समय जरूरत इस बात की है कि एक स्ट्रिक्ट
सेंट्रल एम्पावर्ड कोविड ग्रुप बने और एक सेंट्रलाइज जो है मॉनिटरिंग हो और उस पर काम हो। ये बहुत जरूरी है और ये ग्रुप पूरी तरह से एम्पावर्ड ग्रुप हो। हर एक चीज के लिए पीएमओ की तरफ ना देखा जाए, इसमें एक्सपर्ट्स हों, इस पे तरह तरह के जो डॉक्टर्स हैं, जो फील्ड वर्कर्स हैं, इन सबको शामिल करके इनके फीडबैक लिए जाएं। हर राज्यों का इसमें इनपुट शामिल किया जाए और एक पूरी कार्य योजना अगले 2, 3, 4 दिन के अंदर ये बनानी पड़ेगी। सरकार के पास में अब समय नहीं है। अगर इसको नहीं किया गया तो देखिए 4 लाख केस प्रत्येक दिन आ रहे हैं और एक समय ऐसा आएगा जब हॉस्पिटल में बेड और ऑक्सीजन तो छोड़ दीजिए, इलाज करने के लिए डॉक्टर और पैरा मेडिकल स्टाफ नहीं होगा। बिल्कुल सर। अगर आप मान लीजिए बेड डाल भी देते हैं, आप ऑक्सीजन का इंतजाम कर भी लेते हैं, तो आप जो लगभग पिछले 1.5-2 साल से डॉक्टर्स लगातार काम कर रहे हैं और अधिकतम थकान की सीमा पर पहुंच चुके हैं, 50% के लगभग जो है पैरामेडिकल स्टाफ और करीब 35 से 40% का जो डॉक्टर्स का स्टाफ है वो खुद कोरोना पीड़ित हो चुका है। देखिए, बेड इलाज नहीं करता है, आपको नर्सिंग स्टाफ की जरूरत होती है, आपको डॉक्टर्स की जरूरत होती है। आप जो अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 15 से 20 दिन में भारत को कम से कम 1 से 1.5 लाख अतिरिक्त डॉक्टर चाहिए, कम से कम 2 से 2.5 लाख पैरामेडिकल यानी नर्सेस का स्टाफ चाहिए, वार्ड बॉय चाहिए। कहां से आ जाएंगे ये? सरकार के पास में क्या कार्य योजना है? तो इस पे गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। ये ठीक है कि किसी के सत प्रयासों से किसी को बेड मिल जाता है या एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाता है, लेकिन 130 करोड़ की जो आबादी वाला देश है, ये छुटपुट प्रयासों से उस देश में कोरोना पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता है। इसके लिए एक सेंट्रल कमांड का होना जरूरी है, एक केंद्रीकृत नीति की जरूरत है, राज्यों के साथ समन्वय की जरूरत है, एक तेज वैक्सीनेशन प्रोग्राम की जरूरत है और भविष्य के लिए डॉक्टर देवी शेट्टी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। मुझे लगता है कि केंद्र और राज्य की सरकारों को उनके सुझाव को तुरंत मानना चाहिए। डॉक्टर देवी शेट्टी ने कहा कि जो हमारे एमबीबीएस के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तत्काल उनको रिजल्ट आने का इंतजार किए बगैर कोविड हॉस्पिटल्स में काम पर लगा देना चाहिए, मानदेय देकर। जो हमारे पास में पैरामेडिकल स्टाफ है जो पास आउट हो रहा है, उनको लगा देना चाहिए। एक ऑनलाइन टेस्ट लेकर के जो हमारे पीजी फाइनल ईयर के जो डॉक्टर्स हैं, उनको तुरंत जो है लगा देना चाहिए। इस तरह से हम अगले 1 हफ्ते 10 दिन में कम से कम 1 से 1.5 लाख यंग डॉक्टर्स, और देखिए इस कोविड से लड़ाई जो है वो 50, 60, 7 साल 70 साल का बुजुर्ग डॉक्टर नहीं लड़ सकता है, यंग डॉक्टर्स की जरूरत है। तो क्या कार्य योजना है? केंद्र सरकार के पास में कोई कार्य योजना है क्या? और अगर एक्सपर्ट कोई बात कह रहे हैं तो क्या केंद्र सरकार उसको सुन रही है? अगर सुन रही है तो उस पर लागू करने के लिए वो कौन सा वर्क प्लान लेकर के आ रही है? ये सारी बातें साफ होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जो बात डॉक्टर देवी शेट्टी ने कही है वो बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि आप हो सकता है कि कोविड बेड बढ़ा लें, आप हो सकता है आप ऑक्सीजन की आपूर्ति को भी अगले 1 आध हफ्ते में सुनिश्चित कर लें, लेकिन अगर आपके पास डॉक्टर इलाज करने के लिए नहीं होगा तो आप कैसे किसी पेशेंट का इलाज करेंगे? अगर देखभाल करने के लिए आपके पास में नर्सिंग स्टाफ बिल्कुल नहीं सर, होगा, सही बात की आपने। तो आप क्या करेंगे? आप बेड बढ़ा देंगे, आप ऑक्सीजन ले आएंगे, लेकिन आप डॉक्टर कहां से लाएंगे? धनंजय जी, कोई कार्य योजना है किसी सरकार के पास? जो एक्सपर्ट है उनकी बात कितनी सुनी जा रही है? ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, हमारे जो पत्रकार महोदय जी जो बात बोल रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, सरकार इसकी चिंता कर रही है। जैसा कि अभी देखा जाए उत्तर प्रदेश में, तो जैसा इन्होंने पहली बात बिल्कुल सही कहा कि देखिए, जब केंद्र सरकार ने सभी स्टेट सरकारों को ये जो अथॉरिटी दिया हुआ है कि आप लोग कोरोना को प्रोटोकॉल देखते हुए जो चीजें जरूरत पड़े करिए, तो ऐसे उत्तर प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री जी ने ये काम शुरू कर दिया है। और मुझे अभी कुछ दिन पहले ही मुझे लगता है कि सारी चीजों को चिंता करते हुए उन्होंने अधिकारियों को सख्त जो है निर्देश दिया है कि जो चीजें जहां जरूरत पड़े उसको तुरंत पूरा किया जाए। बिल्कुल सैफ, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? चैनल पे बैठ के जो है चिंता करने की जो है देखिए जो जी, आप उनकी बात सुन लीजिए, आप उनकी बात सुन लीजिए। पहले आप बात सुन लीजिए, आपको पूरा समय दिया गया, आपने अपनी बात खत्म कर ली। अब सैफ बोल लें फिर आप बोलिएगा, ऐसे डिबेट नहीं चल पाएगी। सैफ अपनी बात चालू रखें।
करिए मत है। आज 1,70,000 से ज्यादा मौतों का जिम्मेदार कौन है? कुछ प्लान हो पहले तो मुझे ये बता दीजिए, घबराइए मत, पहले तो मुझे बता दीजिए 1,70,000 और आपने चैनल पे माना कि जो है प्रधानमंत्री सैफ आपको रोकना चाहूंगा, सैफ आपको रोकना चाहूंगा। धनंजय जी, आपकी जो बात है आप जल्दी से कंप्लीट करें, फिर आप सैफ में बोलेंगे तो डिबेट का कोई फायदा नहीं है। यहां बात हो रही कोरोना की चेन कैसे तोड़ी जाए, आप उसी में परेशान है, वो गलत बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। धनंजय जी, बीच में बौखलाहट कितनी होती है ना जी, नहीं बात रख लीजिए, या तो आप रख लीजिए या मैं रख लूं। पहले सैफ आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर धनंजय के पास आएंगे। ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी, ऐसे बिल्कुल कतई डिबेट नहीं होगी, मुझे आपको म्यूट करना पड़ेगा। पहले सैफ आप अपनी उनकी बात सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा, वो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। धनंजय जी, आप अपनी बात जल्दी से खत्म करें। जी सैफ, अब आप बोल सकते हैं। अब धनंजय जी अब शांत हैं, आप बोल सकते हैं। देखिए बात ये है कि ये ना बौखलाहट इतनी होती है कि अगर कोई चीज जरूरी आप जी बौखलाहट नहीं हूँ, शुरुआत से आप शुरू हो गई बौखलाहट। अब दिक्कत यही है कि जो जनता है नहीं है, आप मुझे लगता है कि बिना आवश्यक की बातें कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, कोरोना काल 1 साल जब 13 मार्च से शुरू हुआ है तो सरकार ने क्या कोरोना का प्रोटोकॉल नहीं पूरा किया? पहले बात लेके पहले बात क्या करिए, राहुल गांधी जी का जो नाम ले मैं फिर आपसे कहता हूँ, अनुरोध करता हूँ, जानकारी लेके बात क्या करिए, बैठक में सारी चीजें बात क्या करिए। मैंने आपसे कहा 30 जनवरी को पहला केस रजिस्टर हुआ था। सैफ उनके सवाल सुन लेते हैं। सैफ वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, वो सुन लेते हैं, फिर आप उसके जवाब दीजिएगा। सारे सवाल पूछ लिए धनंजय जी। देखिए विशाल जी, मुझे कोई सवाल नहीं पूछना है, मैं अपने सवाल होगा तो पूछेंगे ना, मैं संतुष्ट हूँ। देखिए साहब जी को आप बताइए कि उनको क्या जानकारी चाहिए, सवालों का भी क्या वो रख सकते हैं। मैं सरकार में सवाल तो मुझे पूछना चाहता हूँ, आप पूछिए ना क्या आप जानकारी चाहते हैं। अच्छा मुझे बताइए, चलिए पहली चीज ये बताइए, मैं आपको बता दूं पहले कि जनवरी 30 को पहला केस रजिस्टर हुआ था, 13 तारीख को नहीं, 13 मार्च को। तो हमारे देश की मिनिस्ट्री और वो भी हेल्थ मिनिस्ट्री ये कहती है डरिए मत कोविड से, जानलेवा बीमारी नहीं है कोविड। उस पर आपने माफी मांगी है, किसी ने रिजाइन किया? उस वक्त नमस्ते ट्रंप हो रहा था, है ना, नमस्ते ट्रंप हो रहा था, कोई इंसान तो देखिए उनकी बात तो सुन लीजिए, आप उनकी बात सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा ना। आपको मौका दे तो रहा हूं मैं, आप पहले उनकी बात सुन लीजिए। धनंजय जी, पहले बात सुन लीजिए उनकी, आप एक एक करके हर बात का जवाब मत दे, एक साथ सब सुन ले, फिर आप बोलिए, आपको पूरा टाइम दिया जाएगा। सैफ अपनी बात पूरी करें। अगर आप सुन लीजिए, आप पहली बात तो ये सुनिए, आपकी देश में जब सरकार है तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी, जब बाहर के देशों में चल रहा था तो जो भी फ्लाइटों से आते कोविड ऐसे तो नहीं लग जाएगा ना, कोविड फैलाने से ही फैलेगा ना। अगर आप क्वारंटीन सेंटर जो भी अराइवल इंटरनेशनल एयरपोर्टों से आ रहे थे, अगर उनको क्वारंटीन का आपने अलग सेंटर्स बना दिए होते और उसके ऊपर आपने मॉनिटर किया होता, तब हमारे देश के क्या ऐसे हालात होते? आज 1,70,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, उसकी क्या जिम्मेदारी? सैफ जी, मैं आपको बीच में रुकूंगा। देखिए जो आप बात कह रहे हैं, धनंजय जी आप रुक जाइए, हनुमंत जी की बात सुन लेते हैं। एस हनुमंत राव जी वरिष्ठ पत्रकार है, उनकी बात सुन लेते हैं, वो सही चीज कुछ बता रहे हैं, सुन लेते हैं। सर जी जो बात कह रहे हैं आप, ये बातें बहुत पुरानी हो गई है सैफ जी, माफ करिएगा। ठीक है, उस वक्त सरकारों को तो यही है ना, नहीं देखिए आप में प्रिकॉशंस लेने की अब तो बात देखिए, आपने जो बात कही है सैफ साहब, आपने जो बात कही है पड़ेगा, सैनिटाइजर जो है आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। सैफ साहब आपने जो बात कही है, सैफ उनकी बात सुन लेते हैं, सैफ बात सुन लेते हैं पहले। उस वक्त हालात ये थे कि जो भी केंद्र में सरकार थी या राज्यों में सरकारें थी, उन्हें कोविड का इतना ज्यादा ज्ञान नहीं था, जानकारी नहीं थी, पूरी दुनिया के लिए एक अजूबा था। लेकिन उसके बाद जब हम पहला वेव निकल गया, सरकार की असली गलती यहां से शुरू होती है। देखिए धनंजय जी, अभी उनको बोल लेने दीजिए, वो कुछ बता रहे हैं, फिर अभी आप सुनेंगे नहीं, फिर आप दोनों लोग आपस में बहस चालू हो जाएगी। धनंजय जी, आपको रोकना चाहूंगा, हनुमान जी अपनी बात पूरी करें। मैं ना भाजपा की तरफ हूँ ना मैं कांग्रेस की तरफ हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ। मैं इस बात के लिए पत्रकार बंधु जी को, मगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो है कि बीच में शुरू हो जाते हैं। मैं आपको धनंजय म्यूट करवा दूं थोड़ी देर के लिए, और सैफ आपको भी। मुझे बात नहीं, हनुमान जी की बात सुन लीजिए, सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप, उनको ऐसे डिबेट शो में बैठे हुए और आप दोनों लोग उनकी बात ही नहीं सुन रहे हैं। पहले बात सुन लेते हैं हनुमान जी की भी कुछ।
जो पहला चरण जो कोविड का आया, जिसको हम फर्स्ट वेव कहते हैं, और फर्स्ट वेव में पहले सरकार से कुछ गलतियां हुई, बाद में सरकार संभली, सरकार ने एक देशव्यापी लॉकडाउन किया, और लॉकडाउन करने के बाद में फिर सरकार सही दिशा में आगे बढ़ी। लेकिन उसके बाद फिर सरकार पूरी की पूरी पटरी से उतर गई। सरकार की प्राथमिकता में फिर चुनाव आ गया। सरकार की प्राथमिकता में एक विशेष तरह का जो है जिसको कहें अहंकार आ गया। सरकार ने ये मान लिया कि कोविड खत्म हो गया है, और सरकार ने, देखिए माफ करिएगा, देखिए मैं माफ करिएगा धनंजय जी, आप पूरी बात सुनिए। धनंजय जी को म्यूट कर दिया जाए। मेरा अपनी टीम से बहुत विनम्र निवेदन है, वो धनंजय जी को म्यूट कर दे। उनको बात सुननी नहीं है, उनको अपनी बतानी है। चुनाव करा लिया, सब कुछ करा लिया, कोई सीनियर पत्रकार कुछ बोल रहा है तो बात नहीं सुननी है। धनंजय जी, या तो आप बात सुन ले पूरी तब जवाब दे, बीच में टोकने की जरूरत नहीं है आपको। 5 बार कह चुका हूं आपको। माफ करिएगा, ये पूरी दुनिया के, मैंने आपसे पहले भी कहा कि सरकार के नियत, सरकार के मंशा पे मैं सवाल नहीं कर रहा हूं। अरे पूरी बात बोल लेने दीजिए भाई साहब। धनंजय जी कैसी बात आप कर रहे हैं, उनको पूरी बात तो खत्म होने दीजिए। आपने तुरंत एक लाइन पकड़ी, उसी पे शुरू हो गए, पूरी बात ही नहीं होने दे रहे हैं आप। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूं, मैं सरकार के नियत या मंशा पे, सरकार के प्रयासों पे मैं सवाल नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल लेकिन बहुत सीधा सा सरकार जो है पहली वेव को आंशिक रूप में सरकार जब रोकने में कामयाब हुई, उसके बाद सरकार को जो अपनी जिम्मेदारी निभानी थी उसमें कहीं ना कहीं सरकार से चूक जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, धनंजय आपको रोकना चाहूंगा, आप तीनों हमारे साथ बने रहिए, हम लोग चर्चा करेंगे इस चीज पे कि पहली वेव के बाद दूसरी वेव जब आई तब उसमें सरकारें कितना तैयार थी। पहले में तो हमें पता नहीं था कि कैसे क्या हो रहा है, फिर हम तैयार हुए, और दूसरी वेव जब आ गई वो इतनी खतरनाक है कि सब कुछ पता होने के बाद भी हम चुनाव करा रहे हैं, हम मतगणना करा रहे हैं और कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जब तक आवश्यक न हो घर से न निकले। हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग जैसे 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, एक से अधिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति व कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग घर से बाहर न निकलें। बगैर मास्क के घर से बाहर बिल्कुल न निकलें। अनावश्यक भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाएं। व्यापारी गण मास्क एवं ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें। कार्यालयों में कर्मचारियों को शिफ्ट में बुलाएं। एक बार में आधे से अधिक कर्मचारियों को न बुलाया जाए। फील्ड में तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी मास्क एवं ग्लव्स जरूर पहने। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग नियमित रूप से कराई जाए और कंटेनमेंट जोन को सख्ती से लागू किया जाए। रात्रि कर्फ्यू का पालन करें। कोरोना की लड़ाई में शामिल योद्धाओं का सहयोग एवं सम्मान करें। कोरोना की लड़ाई के लिए आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं एवं ऑक्सीजन इत्यादि का अनावश्यक भंडारण न करें। अफवाहों से बचें। 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक 1 मई 2021 से निशुल्क टीकाकरण करा सकेंगे। आइए टीकाकरण के इस महाअभियान में हम सभी अपना योगदान दें। 28 अप्रैल 2021 से पंजीकरण शुरू। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर,
सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया, वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512-23-90031 और 0512-23-90032। वकील आपका, हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे कोरोना और चुनाव के। आज बंगाल के रिजल्ट आ रहे हैं, असम के रिजल्ट आ रहे हैं, पुडुचेरी के रिजल्ट आ रहे हैं और यूपी पंचायत चुनाव के भी रिजल्ट आ रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ा हुआ है। हमारे साथ धनंजय शुक्ला, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़े हुए हैं। सैफ खान, प्रवक्ता कांग्रेस है और एस हनुमंत राव, वरिष्ठ पत्रकार है। सर, आप कुछ बात कर रहे थे, अब आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। मैं यही कह रहा था कि अब ये चुनाव के परिणाम भी आ जाएंगे। एक केंद्रीकृत नीति बना के सारे विपक्षी दलों को भी शामिल करके एक नीति बना के काम करने की आवश्यकता है और इसमें अब समय गंवाना उचित नहीं। ठीक है, सरकार से गलतियां हुई, विपक्ष से गलतियां हुई या जिससे भी गलतियां हुई, अब ये समय इस पर राजनीति करने का नहीं है, बल्कि एक बृहद कार्यक्रम बना करके आगे बढ़ने का है, ताकि दुनिया के देशों को पता चल सके कि भारत वास्तव में एक बड़ी ताकत है और भारत अपनी समस्याओं से निपटना जानता है। ऐसे समय में हमें पॉलिटिकली बंटना, रिलीजियस लाइंस पे बंटना, या देखिए इस देश में मीडिया का भी दोष है। जब कोविड के पहले मामले आए तो इसको हिंदू मुसलमान में बांटा गया, उसके बाद फिर इसको तमाम अन्य चीजों से जोड़ करके देखा जाने लगा। ये देश के लिए बहुत बड़ी त्रासदी है कि अगर हम ऐसे राष्ट्रीय आपातकालीन समस्याओं पर भी बहुत ही सतही मानसिकता, सतही दृष्टिकोण रखते हैं, तो ये देश के लिए बहुत ही गंभीर संकट है। ये किसी भी राजनीतिक संकट, सामाजिक संकट से ज्यादा बड़ा संकट है। ये राष्ट्रीय संकट है। अगर हम वास्तव में राष्ट्रवादी हैं, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की वो राष्ट्रवादी सरकार है, मैं मानता हूं इस देश का हर नागरिक राष्ट्रवादी है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो। उसके लिए देश से बड़ा कुछ नहीं होता है। किसी की मंशा पे सवाल उठाना, किसी के नियत पे सवाल उठाना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। किसी चीज को धर्म से जोड़ना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद एक इंटीग्रेटेड प्लान बना करके कोविड से लड़ाई का होना चाहिए। विशाल जी। बिल्कुल, सैफ हमारे साथ जुड़े। सैफ, अब ऐसा माहौल है देश में जहां पर एकजुट होकर लोगों को आगे आना चाहिए। सारी पार्टियां एक दूसरे से जो विरोध है उन्हें भूल जाना चाहिए। एक साथ देश में कोरोना की चेन तोड़ने का काम करना चाहिए और कोरोना कैसे रोका जाए और लोगों को कितना जागरूक कर सकते हैं हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग अलग अलग माध्यम से, उस पर अमल में होना चाहिए। लेकिन अभी विरोधाभास है, एक दूसरे पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। ऐसे तो ये कोरोना नहीं रुकेगा। नहीं, बिल्कुल विशाल, मैं ये आपकी बात जो है बिल्कुल सहमत हूं उस बात के लिए कि हम सब पार्टी इसको एक मंच पे आके एक हम जो ग्लोबल क्राइसिस और हमारे देश में क्राइसिस चल रहे हैं उसको कंट्रोल में लाना चाहिए। मगर ये एग्जाम्पल किसको सेट करना चाहिए, डिपेंड ये करता है एग्जाम्पल सेट। सैफ भाई, मैं यहाँ रोकूंगा आपको। सैफ भाई, मैं आपको रोकूंगा। नहीं, एक सेकंड के लिए रोकूंगा। आप एग्जाम्पल सेट करना। इस बात पे छोटी सी टिप्पणी ये है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो एग्जाम्पल सेट करे। ये बिल्कुल निश्चित रूप से सरकार की जिम्मेदारी है। हमारी देश की सरकार चलाने के वाले जो हैं प्रधानमंत्री, बिल्कुल ये उन्हीं को करना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर बिना मास्क के रैली को संबोधित कर रहे हैं। अब देखिए, उस बात को छोड़ दीजिए, चुनाव भी हो गए, आज परिणाम भी है। नहीं, सुनिए, मैं कह रहा हूं चुनाव भी है, परिणाम भी है। सरकार को इनिशिएटिव लेने की आवश्यकता है सैफ जी, और आप एक जिम्मेदार विपक्षी दल हैं। आप एक जिम्मेदार विपक्षी दल हैं और आपको भी सरकार का पूरा सहयोग करना चाहिए। हम बिल्कुल तैयार है बिल्कुल करने के लिए। और ये इनिशिएटिव सरकार को लेना चाहिए। नहीं सुन रही थी, हम तो आज भी कह रहे हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि मगर मुझे सुनना चाहिए। आपने कहा, देखिए एग्जाम्पल सेट कैसा होना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री को सबसे पहले खुद कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने चाहिए, तभी तो देशवासी करेंगे। क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। तो आप जो है चैनल पे अगर ये कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल फॉलो होने चाहिए, जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होनी चाहिए, जब आप देश का प्रधानमंत्री जो है ये खुद फॉलो नहीं कर रहा, तो आम जनता को आप क्या एग्जाम्पल फॉलो करने के लिए देंगे?
जब एग्जाम आप खुद सेट करके नहीं दे रहे हैं तो दूसरे लोग कहां से फॉलो करेंगे? आज मैंने संभल का आपको बताया, उत्तर प्रदेश एग्जाम्पल का सेट करने के लिए सबसे पहले खुद प्रोटोकॉल तो फॉलो करें, छोड़ दीजिए पक्ष और विपक्ष को, मगर एग्जाम्पल सेट करने के लिए कोई तो सामने आएगा। कौन आ रहा है सामने? आप कह रहे हैं कि आज रिजल्टों को भी छोड़ दीजिए। मैं तो ये कहता हूं जब तक आप एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे, खुद प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करेंगे, जब तक हमारे देश में यही होता रहेगा। 1,70,000 से ज्यादा तो हमारे देश में जो है लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आंकड़ा 2 लाख पहुंच गया है। बिल्कुल जी, आंकड़ा 2 लाख पहुंच चुका है। 2 लाख से चलिए 2 लाख पे अब पहुंच चुका और काउंटिंग 2 लाख मौतें हो चुकी है जी। 2 लाख मैं कह रहा हूं 2 लाख अगर अब धनंजय शुक्ला को भी सुन लेते हैं, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैफ, धनंजय को भी सुन लेते हैं। हर घंटे और हर सेकंड में जो है आपको एक न्यूज आ रही है जान खोने की, और ये हमारे देश के हिंदुस्तानी हैं, हर धर्म के। तो हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेदारी तो बनती है, मगर सबसे पहले जो हमारे देश को कमांड और प्रधानमंत्री प्रधान सेवक हैं उनको ये एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। हमारे देश बिल्कुल करना चाहिए, सरकार को इनिशिएटिव लेना। बिल्कुल, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ धनंजय शुक्ला जुड़े हुए हैं। धनंजय शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए। धनंजय, आप अपनी बात कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल सेट करिए, सारे विपक्षी दलों को फिर से बुलाइए, एक सर्वदलीय बैठक और ले, और इस कोरोना काल पर कैसे लड़ा जाए उस पर सवाल होना चाहिए। कैसे लड़ा जाए उस पर सवाल जवाब होने चाहिए। आरोप प्रत्यारोप बाद में कर लेंगे हम लोग, बाकी सारी चीजें बाद में कर लेंगे। पहले कोरोना को कैसे हराना है इस पर चर्चा करनी चाहिए। धनंजय, पहले कोरोना को कैसे हराना है, अब तो हमारे देश में है सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ग्लव्स, ये सब चीजें इस्तेमाल तो करनी चाहिए। डॉक्टर्स ने गाइडलाइंस जो है दी हुई है हमारे देश में, सबको फॉलो तो करना वही चाहिए। बिल्कुल। सैफ आपके पास अब आएंगे, अब आप थोड़ी देर आपको रोकना चाहूंगा, अब आप रुक जाइए। अब धनंजय से भी जवाब ले लेते हैं। धनंजय से जवाब, आप रुक जाइए। धनंजय, आप अपनी बात पूरी करें। सैफ कह रहे हैं कि आप एग्जाम्पल सेट करें, बैठक बुलाएं, हम सब आपके साथ हैं और कोरोना को साथ में मिलकर हराएंगे। धनंजय जी, मैं अपनी टीम से चाहूंगा एक बार धनंजय जी का ऑडियो चेक कर ले। उनका कुछ ऑडियो इश्यू है, अभी ऑडियो हमारे पास आ नहीं रहा है। सैफ, ऑडियो इश्यू है, धनंजय जी के आपके पास आएंगे। एक एग्जाम्पल सेट होगा, सारी चीजें होंगी, कोरोना को कैसे हराना इस पर चर्चा होगा। आरोप प्रत्यारोप का दौर हम बाद में झेल लेंगे। सैफ, देखिए सबसे पहले हमारे देश में आवश्यकता और जरूरत ही यही थी, या किसी भी कोई भी जो देश है सबसे पहले उसके प्रेसिडेंट और जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो एग्जाम्पल सेट करते हैं देश में, तब जाके जो जनता है उसे फॉलो करती है। और ये सब चीजें जो है बहुत जरूरी और बहुत मैंडेट हैं। आज 2 लाख, अभी आपको पता तो चला कि 2 लाख से ज्यादा जो है जाने हम खो चुके हैं हमारे हिंदुस्तानियों की। इस सबको जो है गवर्नमेंट के, मैं अनुरोध करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी दर्शक इस वक्त ये कार्यक्रम या प्रोग्राम ये देख रहे हैं वो गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल जो हैं या और सेफ्टी प्रोटोकॉल कोविड के फॉलो करें। सोशल डिस्टेंसिंग, बिल्कुल सैफ, सारे प्रोटोकॉल फॉलो होने चाहिए। तो बार बार हम लोग दरख्वास्त कर रहे हैं। धनंजय जी, आपका ऑडियो म्यूट हो गया, उसे अनम्यूट कर ले और अपनी बात रखें। आपका ऑडियो म्यूट हो गया है धनंजय जी। हनुमान सर, कहीं ना कहीं ऐसे आरोप प्रत्यारोप के दौर को हम लोग को भूलना चाहिए। कोरोना काल को कैसे खत्म करना है। हम लोग पिछले साल तैयार नहीं हुए थे, इस साल तैयार हैं। हमारे पास बेड भी हैं, ऑक्सीजन की कमी कहीं कहीं है, ये सब मान रहे हैं। वैक्सीनेशन बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं लोगों को जागरूकता की कमी दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं अभी भी उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोरोना एक गंभीर बीमारी नहीं है। सर, साहब जी ने भी इस बात को बड़े स्पष्ट रूप से कहा है और मैं भी कह रहा हूं कि सरकार को करीब करीब तैयारी करने के लिए फर्स्ट वेव के बाद, पहले बड़े लॉकडाउन के बाद सरकार के पास में लगभग 1 साल का समय था। और विशेषज्ञ पिछले 4 महीने से बता रहे थे कि सेकेंड वेव आएगी और सेकेंड वेव पहली वेव से ज्यादा घातक होगी। सरकार से कहीं ना कहीं तैयारी पे चूक हुई है। ठीक है, विशेषज्ञ, कई लोग ये सवाल उठाते हैं कि भाई विशेषज्ञों ने तो अलर्ट किया लेकिन ये नहीं बताया क्या करना चाहिए। तो सरकार ने भी ये कोशिश नहीं जानने की कोशिश की कि हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं सरकार से चूक हुई है और विशेषज्ञों से भी चूक हुई है। लेकिन इस समय आपदा की स्थिति में सबसे पहले हमें कोरोना से जीतने की जरूरत है
और इसको जीतने की जरूरत के लिए कोई बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको कि बैठ करके समझ करके लागू ना किया जा सके। देखिए, इस देश की जो जनता है उसका वो एक चुनी हुई सरकार है, चुनी हुई सरकार पे देश की जनता का फेथ है और चुनी हुई सरकार को ही एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, चुनी हुई सरकार को ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और जैसा मैंने कहा कि विपक्षी दलों को भी इसमें शामिल करना पड़ेगा, उनसे राय मशवरा करना पड़ेगा, उनकी बात को सुनना पड़ेगा। देखिए, लगातार राहुल गांधी, ये बात बिल्कुल सही है कि लगातार राहुल गांधी ने समय समय पे चेताया है, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश की राजनीति का दुर्भाग्य है कि उनकी बातों की खिल्ली उड़ाई गई, जबकि 30 जनवरी से उनकी टाइमलाइन अगर आप चेक करें तो लगातार उन्होंने बड़ी वाजिब बातें कही। लेकिन आप मीडिया का एक बड़ा वर्ग और तमाम सरकार के जिम्मेदार मंत्री एक विपक्ष के नेता की खिल्ली उड़ाने में लगे हुए थे। देखिए, ये सब बड़ी अफसोसनाक चीजें हैं। इस देश के सरकार को भी जिम्मेदार बनना पड़ेगा, इस देश के विपक्ष को भी जिम्मेदार बनना पड़ेगा, इस देश के नागरिकों को भी जिम्मेदार बनना पड़ेगा और इस समय जो राष्ट्रीय आपदा है इसमें विशेषज्ञों से सलाह लेकर के अगले एक हफ्ते के अंदर पूरी तरीके से कैसे कोविड पे नियंत्रण पाया जाए और हमारे डिफरेंट एक्शन प्लान क्या हो, इसको कैसे रोल आउट किया जाए। ये काम बहुत आसान है, बहुत कठिन भी नहीं है। देखिए, डॉक्टर देवी शेट्टी ने लगातार 2-3 बड़े अच्छे सुझाव दिए, उनके सुझावों पर सरकार को विचार करके देखिए वो सुझाव मानने चाहिए और लगातार अगर आपको कोई विपक्ष का नेता बता रहा है तो उस पर भी अमल लाना चाहिए। धनंजय हमारे साथ फिर से जुड़ गए। धनंजय, अब एक समय आ गया है कि हम लोग को एक होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। अब हम लोग को आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर नहीं मलने चाहिए। धनंजय, अच्छे काम भी किए। राहुल गांधी पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने कहा कि हमारे देश की वैक्सीन के अलावा बाहर की वैक्सीन जैसे स्पुतनिक 5 को हमें लेना चाहिए। तुरंत रविशंकर प्रसाद और स्मृति ईरानी ने इसकी खिल्ली उड़ाई, लेकिन 4 या 5 दिन बाद प्रधानमंत्री ने तत्काल इस बात को माना और हमारे देश में स्पुतनिक 5 की पहली खेप पहुंच चुकी है। 30 लाख डोज की दूसरी खेप आ रही है। तो देखिए, किसी भी तरफ से अगर एक अच्छा सुझाव आता है तो बकायदे उसको स्वीकार करने में सरकार की कोई किरकिरी नहीं होती है। सरकार की किरकिरी तब होती है जब कोई अच्छा सुझाव आता है और सरकार उसको स्वीकार नहीं करती। ये बहुत अच्छी बात थी कि राहुल गांधी के सुझाव को सरकार ने 5-6 दिनों के अंदर स्वीकार किया और रूस से जो है स्पुतनिक वैक्सीन को लिया। 30 लाख डोज आएंगे, 30 लाख डोज कम नहीं होते और हो सकता है कि भविष्य में हमको इससे ज्यादा डोज की आपूर्ति हो। करीब 20 देश ऐसे हैं जो इस समय हमारी मदद कर रहे हैं। हमें उनसे ऑक्सीजन मिल सकता है, हमें उनसे वेंटिलेटर। ये आपदा का समय है और आपदा के समय में अगर कोई मित्र देश, यहां तक कि पाकिस्तान ने भी जो है पेशकश की है मदद की, तो देखिए हम पहले मानववादी हैं, उसके बाद में हम मजहबों में बटे हैं और ज्योग्राफीज में बटे हैं। इस बात का ध्यान एक जिम्मेदार सरकार को रखना चाहिए। बिल्कुल सर। हमारे साथ धनंजय जी भी बने हुए हैं सर, उनका भी रुख जान लेते हैं। धनंजय जी, अब कहीं ना कहीं आपने दोनों लोग की बातें सुनी, अब आप जवाब दे सकते हैं। बनाएंगे तो वो इस देश के लिए ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल। धनंजय जी, आपको आवाज आ रही है? धनंजय जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी, मुझे लगता है धनंजय जी को आवाज पहुंच रही है और हम लोग को अब धनंजय जी को सुनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, धनंजय जी को ही सर सुनना है। धनंजय जी, आपको आवाज आ रही हो तो आप अपनी बात रख सकते हैं। से कुछ जी विशाल जी बोलिए। जी, आपने दोनों लोगों की बात सुन ली। सर्वदलीय बैठक फिर से बुलाने की एक मांग की गई है, विपक्ष आपको पूरा सपोर्ट करेगा, ये बात कही गई है और कहीं ना कहीं जो बातें अगर विपक्ष के नेता कहते हैं उनकी खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए, उनको सही से समझना भी चाहिए। धनंजय जी, बिल्कुल देखिए विशाल जी, जो बातें अभी बोली जा रही, बिल्कुल सही बात बोली जा रही, मैं इस बात पे पूरी एग्री हूं। बट देखिए विपक्ष, देखिए हमारी सरकार और हम कभी भी विपक्ष का हम लोगों ने खिल्ली नहीं उड़ाया है। जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं उनको ये चीजें सोचना चाहिए। देखिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री जी शुरू से हम लोग लगातार ये बोले, आप अपने केंद्रीय मंत्रियों को बोल रहे हैं। सारी चीजें अगर हैं तो उसको बताएं,
चीजों का सुझाव भी लिया जा रहा है। बाकी देखिए जो इस तरह की खिल्लियां उड़ा रहे हैं, जो भी इस तरह कर रहे हैं, वो गलत बात है। देखिए ये चीजें बिल्कुल, देखिए सुझाव लेना बिल्कुल सही है। सुझाव हमारी सरकार लगातार ली हुई है, के लिए जो भी सुझाव दिया गया है, सुझाव हमने सब लगातार मैंने सुना है और हमारी सरकार भी लगातार सुनती है और उसको हम प्रोटोकॉल तहत कर भी रहे हैं। कोरोना को लेकर हमारी सरकार बिल्कुल गंभीर है और गंभीरता को दिखाते हुए हम लगातार सभी चीजों को, जो भी चीजें हैं, सब जगह जगह पे अवेलेबल करवा रहे हैं और हर चीजों को 2 गुना स्पीड से हम काम कर रहे हैं। चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे वैक्सीन हो, चाहे जो भी हो, आज की डेट में सब चीजें हम स्पीड के साथ ही काम कर रहे हैं, चाहे जो भी हो। अगर आप इसको जमीन पर उतर के देखेंगे तो 1 साल पहले भी बीच में सारी चीजें कम हुआ और आगे भी पहले भी हमने कोरोना को हराया था और इस बार भी सेकेंड वेव भी हम हरा देंगे। ये हमारी सरकार का भी और सभी और सहयोग भी चाहिए, उसके लिए भी सब लोग मिलजुल के काम करना चाहिए। जी बिल्कुल। सैफ, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? इस वक्त के ऊपर, इस काल के ऊपर जो है, आप खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि कह रहे हैं खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए, मगर केंद्र मंत्री जो हैं वो खिल्लियां उड़ाते हैं। खैर बहरहाल उस सब चीजों को आगे, सब चीजों को धनंजय जी आप उनकी बात सुन लें। अब ये खिल्ली उड़ाने वाली बात नहीं, सैफ आप सिर्फ इस बात की चर्चा होनी चाहिए इस डिबेट में कि कोरोना को कैसे रोका जाए, उस पर जीत कैसे हासिल हो। एक दूसरे पे आरोप आप प्रत्यारोप से, अभी तो हम लोग इसी की बात कर रहे थे, फिर आप वही काम चालू हो गया, फिर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, केंद्रीय मंत्री ये मंत्री वो मंत्री। अरे मंत्रियों की बात करनी नहीं है, हमें लोगों को बचाना है, हमें सब मंत्रियों के साथ साथ लोगों को भी बचाना है, जनता को बचाना है, जिनके वोट से मंत्री और विधायक बनते हैं। एक और सुझाव दूंगा, सुन लीजिए, एक और सुझाव ले लीजिए, विपक्ष का सुझाव ले लीजिए। धनंजय जी शांत हो जाइए तो सुझाव मिलेगा ना आपको। आप उनकी बात तो सुने, आप उनकी बात तो सुन लीजिए। यही दिक्कत है, आप बात नहीं सुन रहे हैं, आप उनकी बात सुनिए। नहीं, आप सुझाव मुझे मत दीजिए। सुझाव जो भी देना है, देखिए जो चीजें सुझाव देना है वो सुझाव आप सब चीजें प्रोटोकॉल हो रहा है। मैंने आपको ही चीज बोला कि जो चीजें सही है, हमारे देश, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो कहते हैं अगर ऑक्सीजन सिलेंडर की अफवाहों के ऊपर आपने यकीन किया और फैलाने वालों को कि मैं प्रॉपर्टियां छीन लूंगा। फैला रहा है, सोशल मीडिया फैला रहा है। सोशल मीडिया जाइए बोलिए, आप फैला रहे होंगे या तो आपके नेता फैला रहे होंगे। कौन फैला रहे चीजें? देखिए हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन भी है, वेंटिलेटर भी है, ऑक्सीजन भी है, वेंटिलेटर भी है। आप बताइए क्या चीज नहीं है? जो चीजें कमी है, मैं चैनल पे फिर यही देखिए, कोई जिम्मेदारी अगर आप उठा रहे हैं, सुन लीजिए, अगर आप साहब जी मुझे जिम्मेदारी है कि हमारी सरकार जितना जिम्मेदारी उठा रही है, अभी जरा मुझे लग रहा है कि आप जिम्मेदारी धनंजय उनको बात पूरी कर लेने दीजिए। धनंजय उनको बात पूरी कर लेने जाइए, फिर आपके पास आऊंगा। पहले उनकी बात पूरी कर लेने दीजिए। आप कहते हैं विपक्ष की राय हम सुन रहे हैं, विपक्ष जो है वो सुनना चाहते हैं। कहां सुन रहे हैं आप? मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अभी करके दिखा दीजिए। आप चैनल पे फिर झूठ बोल रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर है, वेंटिलेटर बेड है, अभी करवा दीजिए जरा 2, अभी करवा दीजिए। चलिए करिए कॉल, मैं भी देखूं। चैलेंज करता हूं आपको, चैलेंज नहीं, कहां पे जरूरत है? कहां पे जरूरत है? अरे नोएडा कहां पे जरूरत है बताइए ना। नोएडा में जरूरत है, करिए। देखिए मुझे 2 चाहिए, अभी कर दीजिए। चैलेंज है, अभी करके दिखाइए, नहीं तो ये झूठ जाके घर पे बोलिएगा। लगातार पूरा करिए, चैनल के ऊपर आकर नहीं। चैनल है, अगर एक्सेप्ट कर सकते हैं तो अगर आप अभी करिए कॉल, अगर हिम्मत है तो। नहीं तो ये झूठ बोलना बंद कर दीजिए। और शर्म आनी चाहिए आपको झूठ बोलते हुए चैनल के ऊपर। शर्म आपको आना चाहिए। देखिए इधर उधर की करिए ना, फिर अगर हिम्मत है तो। आपको जी ने आधा घंटा यही चीज समझाया, मगर आपके दिमाग में नहीं आया होगा। आपको समझाया, उन्होंने यही अरे हम कह रहे हैं वेंटिलेटर नहीं है तो सरकार में आप तो रिजाइन कर दीजिए। आपके बस की बात नहीं, कुछ काम करेंगे कि खाली डिबेट बैठ हम ही सब काम कर लेते हैं। सब सुन लीजिए, हम सब काम कर लेते हैं। आप रिजाइन कर दीजिए, मदद करिए ना। नहीं सुनिए, आप रिजाइन कर दीजिए। मुख्यमंत्री जी रिजाइन करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी, हम काम कर लेंगे, यकीन माने। आप भी कुछ काम करिए। और देशवासियों को मैं यही दिखाना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को अगर आप। धनंजय जी और सैफ दोनों आप लोगों को रोक। धनंजय आप पहले उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं आखिरी बार आपसे कह रहा हूं, और सैफ आपसे भी। आप जो चर्चा का जिस मोड़ पे जा रही है वो बिल्कुल अलग हो जाती है। मैं कह रहा हूं अभी धनंजय जी बेड दिला देंगे, तब आप क्या करेंगे? आप उनकी बात तो पूरी होने दीजिए। धनंजय जी अब आप जब बोलेंगे जब सैफ की बात खत्म हो जाएगी, और सैफ धनंजय जी की बात में आप बीच में नहीं। सैफ जल्दी से अपनी बात को पूरा करें। करेंगे अगर कोई आदमी परेशान इस तरह अभी आप करवा दीजिए ना, डिबेट खत्म हो जाएगा आप करवा, आप सरकार की प्रतिनिधि हैं, आप करवा दीजिए।
किया और मैं चलिए दो छोड़िए, एक करवा दीजिए। हम लोग वहाँ पे उसका तरीका अरे दो ढूंढेंगे। छोड़िए, मैं कह रहा हूँ एक करवा दीजिए। चलिए जी देखिए, सारी व्यवस्थाएं हो रही है, करके करवा दीजिए, एक करवा दीजिए। कैसे डिबेट नहीं होता है, अभी पता चल जाएगा व्यवस्था है कितनी कर रखी है आपने। चीजों को समझना होता है। एक बोला है, कोई चीज का नहीं हो रहा तो शर्म सरकार आनी भी चाहिए, उसका तभी कह रहा हूँ। और देशवासियों को, खासकर उत्तर प्रदेश के, इनकी यही सच्चाई दिखाना चाहता था। आनी चाहिए कि आप यही मेरा मकसद था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले असेंबली इलेक्शन में या विधानसभा के इलेक्शन में इस सरकार को आप लोग आपको शोभा नहीं देता है। और रहा सवाल क्या कहते हैं कि लोगों की मदद करना, अगर एक नहीं 10 वेंटिलेटर दिलवाई जाएगी पहले, अगर इसके बारे में कोई दिक्कत कोई समस्या तो आप देखिए, एक नहीं 10 दिलाई जाएगी। मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा, हनुमंत सर 18 घंटे हो गए आपकी उस फोन कॉल के, क्या आपको कोई मैसेज आया है किसी डॉक्टर का कि आपके पेशेंट का कोई, आपको वो मिल गया केस नंबर आपको जो दिया गया था, किसी डॉक्टर का फोन आ गया आपको हनुमंत सर? कि झूठ आप बोलते हैं। धनंजय जी आपको रोकना चाहूंगा, अब आप दोनों लोग शांत हो जाए। आपको रोकना चाहूंगा धनंजय जी, और सैफ आपको भी रोकना चाहूंगा, आप दोनों लोग को रोकना चाहूंगा। कहीं पे भी आप करवा दीजिए, मुझे बताइएगा। मैं अपने सहयोगियों से चाहूंगा आप दोनों लोगों, इन दोनों लोग की ऑडियो जरा बंद कर दे। मैं हनुमान जी से कुछ पूछना चाह रहा था। बिल्कुल तो करवा दीजिए। अरे सैफ एक बेड की बात नहीं, आप पहले शांत हो जाइए। धनंजय जी आप भी शांत हो जाइए, दोनों लोग की बात खत्म हो गई, हो गया, आप दोनों का टाइम खत्म हो गया, आप दोनों शांत हो जाइए। धनंजय जी आप शांत हो जाइए। हनुमान सर मैं आपसे पूछ रहा था, 18 घंटे हो गए लगभग आपकी कॉल को, केस नंबर आपको मिल गया था, डॉक्टरों ने संपर्क कर लिया क्या आपसे? नहीं होते हमारे साथ, क्या हालात कर दिए आप लोगों ने उत्तर प्रदेश के बाद? बताइए मत, हालात दूरी कैसे होना है इसके बारे में बताइए। अभी राव साहब ने आधा घंटा ये चीज बताया। अरे निरंजन जी राव साहब की बात कर रहा हूं, आप बात ही नहीं सुन रहे हैं, आप बात अपनी कर रहे हैं। आप ही के पास सब कुछ ज्ञान आ गया है, दोनों लोगों के पास। उन्होंने 18 घंटे पहले फोन किया था, बड़े वेंटिलेटर दिलवा रहे हो, एक बार दिलवा दो हनुमान जी को, नंबर मैं भेज रहा हूं आपको। 18 घंटे हो गए, मैं तेज से सुन रहा हूं आपको, सारी चीजें आपके पास हैं। वैक्सीन थी तो क्यों 7 जिलों में ही वैक्सीनेशन कराया गया? तब आपको नहीं पता चला क्या? 7 ही जिलों में कोरोना था, आगरा में क्यों नहीं कराया वैक्सीनेशन? बड़ी वैक्सीन आपके पास है, बड़ी ऑक्सीजन आपके पास है, 2 सिलेंडर नहीं दिला पा रहा है कोई। कह रहा हूं बात सुन लीजिए, आप बात सुन नहीं रहे, तेज से दोनों लोगों को कह रहा हूं मैं। आप इस तरह की बातें मत बोलिए। तो नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं हर तरीके की बातें बोलूंगा दोनों लोगों से। मैं सैफ को भी कह रहा हूं, आपको भी आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं। यहां डिबेट आप दोनों के बीच नहीं है। एक वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक कंप्लेंट रजिस्टर कराई है, उनको कोई डॉक्टर संपर्क नहीं कर रहा, और आप मुझसे कह रहे हैं। आप शांत रहिएगा। हनुमान सर 18 घंटे हो गए आपकी कॉल को, अभी तक आपके पास कोई भी डॉक्टर का फोन आया है क्या? समाधान करेंगे। अभी राव साहब ने यही थोड़ी देर पहले कहा है कि हम सबको मिलकर सारी चीजों का समाधान करना चाहिए। यहाँ डिबेट पर इधर उधर की बैठ के सरकार की बुराई आप कर रहे हैं। अरे सरकार में भी कोई कोई कमियां, सब में कोई कमियां है, आप में भी कोई कमियां है, इनमें भी कोई कमियां, मुझ में भी कोई कमियां है। कमियों को दूर करने के लिए समाधान किया जाता है, बैठ के बात नहीं किया जाता। मिस्टर विशाल जी, आप जो इधर उधर की बातें कर रहे हैं कि उसको, अरे बैठ की बात आप कर रहे हैं, आप कहीं नहीं निकल रहे हैं, आप फालतू बात कर रहे हैं। सैफ ने कह दिया एक बेड दिला दीजिए, आपका फोन नहीं निकला, बड़ा आप काम कर रहे हैं। हम इधर उधर की बात कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं? कहीं कोई बात नहीं कर रहे हैं आप। विशाल जी मुझे लगता है कि थोड़ी देर पहले ये बात कहा कि सबको मिलजुल के काम करना चाहिए, आपको शर्म आना चाहिए विशाल जी। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, देश में मर रहे हैं इतने लोग, आप कुछ कर नहीं रहे हैं। प्रोटोकॉल बता रहे हैं आप सिर्फ। क्या प्रोटोकॉल फॉलो हुआ है? कितने प्रोटोकॉल फॉलो कर लिया आपने? सिर्फ कार में बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। हम समाधान कर रहे हैं। नहीं, कुछ समाधान नहीं कर रहे हैं, आपका समाधान किसी को मिल भी नहीं रहा है। आप सिर्फ खामखा डिबेट को उधर उधर मत ले जाइए, और आप मुझे चैलेंज करिएगा मत, मैं आपको बता रहा हूं। विशाल जी मुझे लगता है कि नहीं, आप गलत जा रहे हो। आप मुझसे कह रहे हो ना कि इधर उधर की बातें कर रहा हूं, आप मुझे चैलेंज मत करिएगा। फोन नहीं उठाते हैं आपके डीएमसीएमओ। तो आज आप जो सुरक्षित घर में बैठे हुए हैं, जो आप डिबेट कर रहे हैं, मैं घर में नहीं बैठा हूं, मैं फ्रंटलाइन वॉरियर हूं, मैं निकल रहा हूं सड़कों पर, आप नहीं निकल रहे हैं। आप घर के बाहर गाड़ी लगा के डिबेट में बैठ गए हैं। आप मुझे मत बताएं मुझे काम कैसे करना है। आपका सीएमओ फोन नहीं उठाता, आपकी सरकार का डीएम फोन नहीं उठाते हैं, और आप मुझे बता रहे हैं। और डिबेट को अलग रंग आपने दिया है। इतनी देर से मैं आपको समझा रहा हूं कि बात करिए,
आप बात ही नहीं कर रहे हैं, अपनी ज्ञान बताए पड़े हैं, मैंने इनके लिए कर दिया, मैंने उनका काम कर दिया। अरे एक वरिष्ठ पत्रकार 18 घंटे पहले उसने कॉल की, उसको एक बेड नहीं मिल पाया, और आप बता रहे सबको सब कुछ मुहैया करा दिया गया। हनुमान सर आपके पास आएंगे, आपको कोई कॉल आया उसके बाद? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। मैं पिछले चूंकि 1 घंटे से आपके डिबेट पे बैठा हूं, तो 1 घंटे के इस बीच के बाद की तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन 11 बजे तक मेरे पास में कोई कॉल नहीं आई थी। चलिए, मुझे लगता है कि ठीक है, हमारे साथी धनंजय जी कोशिशें कर रहे हैं। बिल्कुल सर, कोशिशें सब लोग कर रहे हैं, कोशिशें हम लोग को भी करनी चाहिए, और मैं भी चाहूंगा कि आपको जल्द से जल्द वो कॉल आए और आपके पेशेंट को जल्दी से बेड मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, धनंजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हनुमान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सैफ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग आज बात कर रहे थे इस कोरोना काल में जिस तरह से लगातार चुनाव हुआ, उसके बाद मतगणना हो रही है, और जहां पर लगातार कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कई जगह तो जो पोलिंग एजेंट हैं वही एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। खेल खेल में खेल का ख्याल, हार जीत से जुड़ा हर सवाल, आईपीएल में कौन करेगा कमाल, मैच से मैदान तक सब कुछ देखिए अपरकट, रोज शाम 6 बजे सिर्फ के न्यूज़ पर।